मयंक भाटिया को आखिरकार समझ में आ गया कि हत्सुने का क्या मतलब है। उसने एक पल के लिए सोचा और पूछा, फिर क्या कोई प्रतिभा है जो मेरी प्रतिभाओं के बीच आध्यात्मिक दुनिया को विकसित कर सकती है? बेशक वहां है। उदाहरण के लिए, गेमिंग प्रतिभा केवल खेलों में अच्छा होने के बारे में नहीं है। ये वास्तव में लोगों को गेमिंग जागरूकता की एक मजबूत भावना देता है और खेल में उनकी मानसिक प्रतिक्रिया की गति को मजबूत करता है। इस तरह खतरे का सामना करने पर वे घबराएंगे नहीं और संबंधित प्रतिक्रिया देने में सक्षम होंगे। इससे आत्मिक प्रतिभा मजबूत होती है और गुरु की आध्यात्मिक दुनिया का थोड़ा विस्तार होगा। हालांकि अपनी खुद की आध्यात्मिक दुनिया को विकसित करने के लिए सबसे अच्छी प्रतिभा जादूगर प्रतिभा है। हालांकि आवश्यक विनिमय बिंदु बहुत अधिक है। मास्टर पहले अन्य कौशल के लिए आदान प्रदान कर सकते हैं। जब आपके पास भविष्य में अधिक फंतासी बिंदु हों, तो आप जादूगर प्रतिभा के लिए आदान प्रदान कर सकते हैं। एक शीर्ष जादूगर की शक्तिशाली आत्मा शक्ति के साथ ये कोई समस्या नहीं है, भले ही आप 10 दिनों से आधे महीने तक सोते ना हों। हत्सुने का स्पष्टीकरण सुनकर मयंक भाटिया खुश हो गए। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि वह भविष्य में 10 दिनों से आधे महीने तक लगातार खेती कर सकता है? वह सोच रहा था कि मयंक भाटिया के विचारों को सुनकर हत्सुने पागल हो जाएगी या नहीं। मैंने आपको एक प्रणाली दी है। ये ठीक है यदि आप नहीं जानते कि प्रतिभा कैसे विकसित करें, लेकिन आध्यात्मिक दुनिया की खेती करना वास्तव में खेती के लिए है। युवक, क्या किसी की जादुई शक्ति वास्तव में असीम हो सकती है यदि वे खेती पर पैसा खर्च नहीं करते हैं? इस समय मयंक भाटिया ने खेल में समय पर नजर डाली। खेल में समय बहुत सटीक था। रात का समय हो चुका था। उन्हें लिखना जारी रखने की जरूरत थी। उन्होंने जल्दी से अपना चरित्र बनाया और हत्सुने को अलविदा कह दिया। चूंकि उन्होंने ऐसो खेलने से पहले एक अनोखा स्प्राइट प्राप्त किया था, इसलिए ऐसा लगता है कि भविष्य में गेम खेलना और दिलचस्प हो जाएगा। खेल से बाहर निकलने के बाद मयंक भाटिया ने नहा लिया। जब वह लौटा तो उसने अपना फोन चालू किया और ये जानकर आश्चर्यचकित रह गया कि उसे 10 से अधिक कॉल प्राप्त हुए थे। इसके अलावा वे सभी एकोरस कगुरा से थे। उसने फोन उठाया और जल्दी से वापस डायल किया। शिक्षक मयंक भाटिया, आप आखिरकार मेरे फोन का जवाब देने के लिए तैयार हैं। एकोरस कागुरा फूट फूट कर हंसा। मैंने सोचा था कि मयंक भाटिया सेंसेई डेंकी के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। यह कैसे हो सकता है? मैं बस किसी चीज में व्यस्त था, मयंक भाटिया ने माफी मांगते हुए कहा। तब मुझे राहत मिली। डेंकी के एक प्रसिद्ध संपादक के रूप में एकोरस कागुरा ने स्वाभाविक रूप से हल्के उपन्यास की क्षमता को देखा, इसलिए वो मयंक भाटिया को छोड़ना नहीं चाहती थी। मयंक भाटिया को मान जाते देख उसने झट से उससे फोन पर कहा। उन्होंने लिखा, टीचर मयंक भाटिया, मैंने अनुबंध का मसौदा आपके ईमेल पर भेज दिया है। अगर आपको लगता है कि कोई समस्या नहीं है तो बस 2 प्रतियां प्रिंट करें और उन पर हस्ताक्षर करने के बाद उन्हें डेंकी को मेल करें। अगर कोई समस्या है तो बस मुझसे संपर्क करें। इतनी जल्दी? मयंक भाटिया थोड़ा हैरान हुए। उसने फोन रख दिया और अपना ईमेल खोला। एकोरस कागुरा द्वारा भेजा गया एक अनुबंध था। मयंक भाटिया ने इसे ध्यान से पढ़ा। अनुबंध की सामग्री अन्य हल्के उपन्यासों के समान ही थी जो नवागंतुक आमतौर पर डेंकी के साथ हस्ताक्षर करते हैं। उदाहरण के लिए, हल्के उपन्यास के एनीमे और मूवी संस्करण का कॉपीराइट सभी डेंकी के होंगे। मयंक भाटिया इससे हैरान नहीं हुए। एक नवागंतुक के रूप में, इससे पहले कि उसके पास कोई परिणाम होता, डेंकी इसके लिए सहमत नहीं होगा, भले ही वो बहुत अधिक मांगे। उन्होंने दस्तावेज को सीधे प्रिंटर पर भेजा और 2 प्रतियां प्रिंट की। एक एक करके अपने नाम पर हस्ताक्षर करने के बाद उसने उन्हें दूर रख दिया और कल उन्हें एक साथ डेंकी को मेल करने की योजना बनाई। अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद डेंकी उन्हें एक अनुबंध वापस कर देंगे। उसके बाद ये दुनिया में हल्के उपन्यास के प्रचार और बिक्री के बारे में होना चाहिए। अगले दिन भोर होने के ठीक बाद
मयंक भाटिया को दरवाजे पर तेजी से दस्तक देने की एक श्रृंखला से जाग गया। ये कौन है? मयंक भाटिया ने भौहें चढ़ा दी और दरवाजा खोला। उसने देखा कि सर्वेश मेहरा दरवाजे पर साइकिल चला रहा है और मुस्कुराते हुए उसकी ओर देख रहा है। मयंक भाटिया, तुम इतने उदासीन क्यों लग रहे हो? मयंक भाटिया की आंखों के नीचे के दो काले घेरे को देखते हुए सर्वेश मेहरा ने चिंता से पूछा, आपके पास अभी भी ऐसा कहने की हिम्मत है? तुम इतनी सुबह यहां आ गए। बकवास। ये अजीब होगा अगर आप लिखने के लिए पूरी रात जागने से नहीं थकते हैं। मयंक भाटिया ने अपनी आंखें घुमाई और लिविंग रूम से गेमिंग उपकरण निकाले और सर्वेश मेहरा को दे दिए। उन्होंने कहा, कल मैंने इसे परखने के लिए एक चरित्र बनाया। ये खेल बहुत अच्छा है। धन्यवाद, मयंक भाटिया। मैंने आपको बताया था कि RECT कंपनी द्वारा निर्मित गेम गलत नहीं हो सकता। सर्वेश मेहरा ने गेमिंग उपकरण अपने हाथ में लिया और मुस्कुराते हुए जवाब दिया। फिर उन्होंने समय देखा और कहा, मयंक भाटिया, मेरे पास अभी भी अखबार की कुछ प्रतियां हैं जो अभी तक नहीं आई हैं। मेरे पास तुमसे बात करने का समय नहीं है। जब हमारे पास स्कूल में समय हो तो चलो फिर से बात करते हैं। ठीक है, ठीक है। मयंक भाटिया को भी पता था कि सर्वेश मेहरा रोज सुबह काम कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने उन्हें परेशान नहीं किया। हालांकि सर्वेश मेहरा से परेशान होने के बाद वह अब सो नहीं पा रहे थे। उन्होंने एक कुरियर के लिए बुलाया और डेंकी को मेल किए जाने वाले 2 अनुबंधों को चिह्नित किया। फिर उसने अपनी बहन के लिए नाश्ता तैयार करना शुरू कर दिया। सब कुछ तैयार होने के बाद वो अपना बैग ले गया और स्कूल चला गया। चूंकि उन्होंने जैस्मिन एयर के साथ दोपहर में क्लब की गतिविधियों को शुरू करने के लिए सहमति व्यक्त की थी, मयंक भाटिया सीधे अपनी कक्षा में चले गए। कविता आज नहीं आई? मयंक भाटिया ने स्कूल में अपनी सीट पर अपना बैग रख दिया, लेकिन उन्होंने पाया कि कविता की सीट आज खाली थी। अजीब बात है, ये वाकई अजीब था। मयंक भाटिया आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सके। कविता के व्यक्तित्व के साथ उन्हें कक्षा की सफाई के लिए हर दिन स्कूल आने वाली पहली महिला होनी चाहिए, लेकिन आज उसे देर हो चुकी थी। ये वास्तव में अविश्वसनीय था। घर पर कुछ हुआ होगा। मयंक भाटिया अपना बैग अपनी सीट पर रख दिए और बैठ गए। चूंकि कविता यहां नहीं थी, इसलिए वो शांति पाकर खुश थी। इस तरह कोई भी उसे कक्षा में परेशान नहीं करेगा और लिखना जारी रखेगा। जहां तक कुछ ही दूरी की बात है, लिली जमेश अपनी सीट के पास खड़ी थी और मुस्कुराते हुए कुछ लड़कियों के साथ बातें कर रही थी। मयंक भाटिया ने उसकी ओर देखा और बस मुस्कुराया। यूरी के बारे में उनकी धारणा, जिसने स्कूल में खुद को प्रच्छन्न किया था, और अधिक सामान्य नहीं हो सकता था। मयंक भाटिया की निगाहों को भांपते हुए लिली जमेश मदद नहीं कर सकी, लेकिन मयंक भाटिया को घूरने लगी जब कोई नहीं देख रहा था। फिर उसने अपना मुंह थोड़ा खोला और मयंक भाटिया से कहा, यदि आप चर्च गेट के बारे में किसी को बताते हैं तो आप मर चुके हैं। मयंक भाटिया ने लिली जमेश के मुंह से इस वाक्य का अंदाजा लगा लिया। मुझे ये खुलासा करने में कोई दिलचस्पी नहीं है कि कासी हेडरी केवल सपाट स्तनों को खींचना जानती है। मयंक भाटिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि केवल वे दोनों ही सुन सकते थे, मात नहीं दे सकते। आप। लिली जमेश को इतना गुस्सा आया कि उसने अपने दांत भींच लिए और पागल होने वाली थी। सावा सहपाठी, क्या गलत है? लिली जमेश का चेहरा लाल देखकर कुछ छात्रों ने तुरंत चिंता से पूछा। कुछ नहीं। लिली जमेश अचानक डर के मारे घूम गई और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। लेकिन कक्षा में लड़कियों को इतनी आसानी से मूर्ख नहीं बनाया गया था। उन्होंने उस दिशा में देखा जहां लिली जमेश देख रही थी और खिड़की के पास मयंक भाटिया को देखा। हाई स्कूल की लड़कियां काफी गपशप करती थी। इस दृश्य को देखकर वे अपनी भौहें ऊपर उठाए बिना नहीं रह सके। स्वाभाविक रूप से मयंक भाटिया को लिली जमेश की बात से परेशान नहीं किया जा सकता था। छात्रों की चर्चा को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने घंटी बजते ही अपना लेखन करियर जारी रखा।
ये कहना था कि हस्तक्षेप करने वाले गैबेली के हस्तक्षेप के बिना लेखन की गति बहुत तेज हो गई थी। हालांकि जैसे ही क्लास खत्म हुई, मयंक भाटिया को अचानक अपने बगल में एक महिला छात्रा की आवाज सुनाई दी। मयंक भाटिया, मोहिनी सेंसेई आपको अपने कार्यालय में देखना चाहती है। ओह, मैं समझ गया। बाद में मिलते हैं। ठीक है। रुको, अभी मुझसे कौन बात कर रहा था? मयंक भाटिया को रिएक्ट करने में 5 सेकंड का समय लगा। उसने अपना सिर उठाया और चारों ओर देखा। हालांकि उसने यह नहीं देखा कि अभी उससे कौन बात कर रहा है। मयंक भाटिया ने असमंजस में अपना सिर खुजलाया। अजीब, क्या मैंने कल बहुत लंबे समय तक खेती की? वह सही है, वह सही है। एक लड़की स्कूल में उससे कैसे बात कर सकती है? भूल जाओ। मैं थोड़ी देर सोऊंगा और कक्षा में फिर से लिखूंगा। मयंक भाटिया ने अपना सिर नीचे किया और लिखना जारी रखा। हालांकि कुछ ही समय बाद उसने कदमों की आहट सुनी। मयंक भाटिया ने अपना सिर उठाया और कक्षा के प्रतिनिधि माचिको को चलते हुए देखा। माचिको ने घबराकर उसकी ओर देखा। मयंक भाटिया, मोहिनी सेंसेई आपको देखना चाहते हैं। आप अभी तक वहां क्यों नहीं हैं? मैं कुछ सामग्री देने के लिए उसके कार्यालय गया और मोहिनी को आपका इंतजार करते देखा। उसने कहा कि यदि आप अभी नहीं जाते हैं तो वह आपको अपनी 48 आयरन फिस्ट मूव्स का स्वाद चखने देगी। हाँ, क्या वाकई ऐसी कोई बात है? मयंक भाटिया दंग रह गए। उन्होंने याद किया कि एक छात्रा ने उनसे क्या कहा था। तभी उसे एहसास हुआ कि वो मतिभ्रम नहीं कर रहा था। ये वास्तव में हुआ। मयंक भाटिया का चेहरा हरा पड़ गया जब उन्होंने सोचा कि मोहिनी आमतौर पर कितनी डरावनी होती है। आखिरकार मोहिनी के घूंसे कोई मजाक नहीं थे। यदि वो उन सभी 48 को आजमाता है तो उसे पीटा जाता और लुगदी बना दिया जाता। मैं अब जाऊंगा। मयंक भाटिया खड़े हो गए और माचिको की चौंकाने वाली निगाहों के नीचे कक्षा से बाहर निकल गए। वो मोहिनी के कार्यालय में गया और दरवाजा खटखटाया। कृपया अंदर आओ। मयंक भाटिया केवल अपने दांत पीस सकते थे और कार्यालय में चल सकते थे। शायद उनके जीवन की सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह थी कि उनकी कक्षा शिक्षक और भाषा शिक्षिका दोनों मोहिनी सिंघानिया थे। गंभीरता से मैं किसी से भी नाराज हो जाऊंगा जो कहता है कि वो शांत और सुंदर है। अगर एक दिन मैं अचानक सिस्टम के साथ इस दुनिया को छोड़ देता हूं तो कृपया इस शिक्षक की रिपोर्ट करें। उसने ये किया। भविष्य में होली ग्रेल युद्धों में एक नया नौकरी शीर्षक जोड़ा जाएगा। ये सही है। उसका नाम था शिक्षक। सेटिंग, एक अस्तित्व जो तुरंत सभी वीर आत्माओं को मार सकता है। ऑफिस में एंट्री करने के बाद मयंक भाटिया को एहसास हुआ कि ऑफिस में वो अकेला स्टूडेंट नहीं है। कविता की अच्छी दोस्त बबीता भी वहां थी। उन्होंने कहा, मयंक भाटिया, आप तभी आए जब मैंने आपके सहपाठियों से आपको 2 बार कॉल करने के लिए कहा था। ऐसा लगता है कि मैं भी तुम्हें अब नहीं ला सकता। ऑफिस में घुसते ही मोहिनी सिंघनिया ने खड़े होकर मयंक भाटिया को एक दोस्ताना मुस्कान दी। मोहिनी सिंघनिया एक ऐसी सुंदरता थी जिसकी हर कोई प्रशंसा करेगा। वो लंबी और पतली थी और उसका चेहरा नाजुक था। हालांकि उनके व्यक्तित्व ने उनकी तारीफ करना मुश्किल बना दिया। उसके चेहरे पर दोस्ताना मुस्कान मयंक भाटिया के लिए शैतान की मुस्कान की तरह थी और इसने उसे सिहर दिया। वह भी अवाक था। उसे नहीं पता था कि किस सहपाठी ने उसे याद दिलाया और इतना कहकर चला गया। उसने सोचा कि वह मतिभ्रम कर रहा है और यही कारण है कि उसे इतने लंबे समय तक देरी हुई। मोहिनी सिंघानिया के मिलनसार चेहरे को देखते हुए उन्होंने अस्थायी रूप से पूछा, शिक्षक, शिक्षा ब्यूरो अब शारीरिक दंड पर रोक लगाता है। इसके अलावा मैंने हाल ही में कुछ भी गलत नहीं किया है ना? कुछ भी गलत नहीं किया है। मोहिनी सिंघनिया मयंक भाटिया की ओर चली गई और हंस पड़ी। कक्षा के सभी शिक्षक आपको मुझे रिपोर्ट कर रहे हैं, खासकर इतिहास के शिक्षक को। उन्होंने कहा कि वह अक्सर आपको सोने के अलावा अपने फोन से खेलते हुए देखते थे।
यदि आप कक्षा में अनुपस्थित हैं, तो ये ठीक है, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आप पिछले एक सप्ताह से अनुपस्थित हैं? ये सोचने के लिए कि सभी शिक्षक आपको रिपोर्ट कर रहे हैं। FC के आप, अकूया, गंजे इतिहास के शिक्षक। क्या आपको लगता है कि मैं आपके गंजे सिर को नहीं पीटूंगा? मयंक भाटिया नाराज हो गए। उसने सोचा कि जब तक वह कक्षा में अपने फोन के साथ नहीं खेलता तब तक वह ठीक रहेगा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मोहिनी सिंघनिया को पता चल जाएगा। पास आ रही मोहिनी सिंघानिया को देखकर मयंक भाटिया का चेहरा पीला पड़ गया। उसने एक गहरी सांस ली और मोहिनी सिंघानिया की मुट्ठी को घूरने लगा। उसे इस मुट्ठी से सावधान रहना था। हालांकि वह मजबूत था, मोहिनी सिंघानिया का सामना करना, जो और भी मजबूत थी, उसे दीवार से दबाया जाता था। अपने दांत पीस लो और पकड़ो, मयंक भाटिया। शिक्षक, एक कारण है कि मैं कक्षा में अपने फोन के साथ खेल रहा हूं। ठंडी दीवार से पीट करके मयंक भाटिया के पास छिपने के लिए कोई जगह नहीं थी। मोहिनी सिंघनिया को प्रहार करने के लिए तैयार देखकर उसने तुरंत प्रतिक्रिया व्यक्त की और आत्मसमर्पण में हाथ उठा लिए। क्या कारण है? वास्तव में, शिक्षक, मैं कक्षा में अपने फोन के साथ खेल रहा हूं, क्योंकि मैं एक उपन्यास लिख रहा हूं। मैं अपने सपने के लिए लड़ रहा हूं। मयंक भाटिया ने अपना फोन निकाला और उस पर एक्सेलरेटेड वर्ल्ड ड्राफ्ट की ओर इशारा किया। एक नमकीन मछली के रूप में मैं एक सपना कैसे देख सकता हूं? मैं ऐसा केवल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं अपने नमकीन मछली के जीवन के लिए लड़ रहा हूं। ओह! मोहिनी सिंघानिया ने मयंक भाटिया का फोन लिया और उस पर नजर डाली। यह देखकर कि त्वरित विश्व मसौदे में 200,000 से अधिक ड्राफ्ट थे, उसका स्वर नरम हो गया। यद्यपि आप अपने सपने के लिए कड़ी मेहनत कर सकते हैं, कक्षा वर्ग है। अपने फोन के साथ खेलने और कक्षा छोड़ने के बीच क्या अंतर है? क्या आप मेरे लिए परेशानी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं? या क्या आपको मुझसे कोई समस्या है? मुझे मोहिनी जैसी युवा और खूबसूरत शिक्षिका से समस्या क्यों होगी? मयंक भाटिया ने झट से हाथ हिलाया और धर्मी आक्रोश के साथ समझाया। वास्तव में, मैंने पहले ही आपके निर्देशों का पालन किया है और एक क्लब में शामिल हो गया हूं। मोहिनी सिंघनिया दंग रह गई। उसने मयंक भाटिया को एक सूक्ष्म दृष्टि से देखा। कौन सा क्लब? ये पेटू क्लब है, मयंक भाटिया ने कहा। जब मोहिनी सिंघनिया ध्यान नहीं दे रहे थे, तो मयंक भाटिया ने जल्दी से मोहिनी सिंघानिया की तरफ फ्लैश किया। इस तरह उसे एक कोने में मजबूर नहीं किया जाएगा। अपनी सजगता के साथ वो मोहिनी सिंघानिया की लोहे की मुट्ठी में से कुछ को चकमा देने में सक्षम होगा। हाँ, शिक्षक, मुझे ये मालूम है। मयंक भाटिया का खाना बनाना वाकई अच्छा है। मैं पहले ही पेटू क्लब में खा चुका हूं। मयंक भाटिया की सफाई सुनकर बबीता बगल में खड़ी हो गई और मुस्कुराते हुए जोड़ा। यह देखकर कि बबीता ने उसकी मदद करने की पहल की, मयंक भाटिया बहुत खुश हुए। उसने चुपके से बबीता को थम्स अप कर दिया। बबीता, ये पहली बार है जब मैंने तुम्हें इतना प्यारा देखा है। कविता की तुलना में आप असली परी हैं। बबीता की सफाई सुनकर मोहिनी सिंघानिया के हाव भाव नरम पड़ गए। वो बैठ गई और आश्चर्य से बोली, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मयंक भाटिया आधुनिक युग में खाना बनाना जानेंगे, जहां लगभग कोई भी लड़का खाना बनाना नहीं जानता है। ये सच है, शिक्षक। वर्ष 2 कक्षा C की आशिना इसकी पुष्टि कर सकती है। दरअसल, उपन्यास लिखने के अलावा मैं हर दिन व्यंजनों पर शोध कर रहा हूं। यही कारण है कि मैं कक्षा में विचलित हो गया हूं। इसे साबित करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं बबीता में विश्वास करता हूं। मयंक भाटिया अवाक रह गए। कितना दिल दहला देने वाला। टीचर, आप बबीता पर विश्वास करते हैं और मुझ पर नहीं? क्या मैं आपके दिल में सिर्फ एक समस्या बच्चा हूं? मोहिनी सिंघनिया अपने पतले पैरों को क्रॉस करके कुर्सी पर बैठ गई। उसने मयंक भाटिया से कहा, लेकिन इसका असर आपकी पढ़ाई पर पड़ेगा। अगले सप्ताह पूरे स्कूल के लिए मासिक परीक्षा है। आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? यदि आप असफल होते हैं
तो ये आपकी भविष्य की पढ़ाई को प्रभावित करेगा। तो फिर शिक्षक, मैं अगले सप्ताह परीक्षा के लिए कक्षा में प्रथम स्थान पर कैसे रहूं? ये देखकर कि मोहिनी सिंघानिया का स्वर नरम हो गया था, मयंक भाटिया ने जल्दी से जोड़ा, आप पहले स्थान पर हैं। मोहिनी सिंघानिया की खूबसूरत आंखें फिर से तिरछी हो गई। शिक्षक, छात्रों को नीची दृष्टि से देखना सही नहीं है। मोहिनी सिंघानिया को अविश्वास से देखते हुए मयंक भाटिया ने अपना सिर हिलाया। मैं समझता हूं। आप ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप भविष्य में कक्षा में अंतिम क्यों हैं। मोहिनी सिंघानिया को ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें मयंक भाटिया से बेहतर की उम्मीद थी। उसने आह भरी और अपनी सीट से उठ खड़ी हुई। उसने अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से भींच ली कि वे टूट गई। उसने मयंक भाटिया की ओर देखा। तो आप हर दिन अपने फोन के साथ खेलने के लिए कक्षा में पहले हैं। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि मैं एक बेवकूफ हूं? इससे पहले कि वह अपनी बात समाप्त करती, बबीता ने एक चीख निकाली। मोहिनी सिंघानिया की आयरन फिस्ट होली जजमेंट हवा में छेद कर गई। रुको सेंसेई, मैं आखिरी जगह के बारे में बात नहीं कर रहा हूं। मुट्ठी हवा में घुस गई और मयंक भाटिया के हाव भाव बदल गए। उसने ब्लॉक करने के लिए जल्दी से अपने हाथ उसके सामने उठाए। बम! मयंक भाटिया ने मोहिनी सिंघानिया की मुट्ठी को अपने दोनों हाथों से पकड़ लिया। ठंडी हवा का झोंका चूसते हुए मयंक भाटिया की हथेलियां सुन्न हो गई। ऐसा लग रहा था कि मोहिनी इस बार गंभीर थी। सौभाग्य से वो कमजोर नहीं था। इस हमले को रोकना कोई समस्या नहीं थी। आप और क्या समझाना चाहते हैं? मोहिनी सिंघानिया गुस्से में थी। वो अवज्ञाकारी छात्रों से सबसे ज्यादा नफरत करती थी। हालांकि जब उन्हें अपनी मुट्ठी की ताकत महसूस हुई तो मोहिनी सिंघानिया आश्चर्यचकित थी कि मयंक भाटिया उनके पंच को रोकने और काफी तेजी से प्रतिक्रिया करने में सक्षम थे। उसकी ताकत एक हाई स्कूल के छात्र से परे थी, है ना? ऐसा लग रहा था कि वह बाद में कुछ और घूंसे को रोकने में सक्षम होगा। मयंक भाटिया, आप सेंसेई सिंघानिया के सामने अपनी गलती क्यों नहीं मानते? बबीता ने मयंक भाटिया और मोहिनी सिंघानिया को सदमे में देखा और उन्हें मनाने की कोशिश की। सेंसेई, भले ही तुम मुझे मारना चाहते हो, क्या आपको कम से कम ये पुष्टि नहीं करनी चाहिए कि मैं तुमसे झूठ बोल रहा हूं? मयंक भाटिया को अपने हाथ में ताकत महसूस हुई। वो इतना थक गया था कि उसका चेहरा बैंगनी हो गया था। आखिरकार वो समझ गया कि मोहिनी सिंघानिया का कोई बॉयफ्रेंड क्यों नहीं था। भले ही वो लगभग 30 साल की थी। वो सैकड़ों ब्लाइंड डेट पर गई होगी, लेकिन उसकी लोहे की मुट्ठियों से सभी लोग डर गए थे। आयरन फिस्ट लेफ्ट ओवर गर्ल का यही मतलब था, है ना? आप सही कह रहे हैं। आपको सबक सिखाना जल्दबाजी होगी। मैं इसे अगले सप्ताह करूंगा। मयंक भाटिया की सफाई सुनकर मोहिनी सिंघानिया ने अपनी मुट्ठी ढीली कर दी। हालांकि उसका स्वर अभी भी संदेह से भरा था। यह मयंक भाटिया की उम्मीदों के भीतर था। आखिरकार उनका पिछला सवाल केवल मध्यवर्ती स्तर पर था। इस सेमेस्टर में वो हर दिन कक्षा में लिख रहा था। यहां तक कि उन्हें विश्वास नहीं होगा कि वह शीर्ष कुछ में रैंक करने में सक्षम थे। चूंकि सेंसेई ने कहा था कि हम इसे अगले सप्ताह सुलझा लेंगे, आपको परवाह नहीं होगी कि मैं हर बार कक्षा में प्रथम स्थान पर रहूंगा और कक्षा में लिखना जारी रखूंगा, है ना? मयंक भाटिया ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि उसे आज का मामला सुलझाना है। अगर उन्हें हर दिन लिखना होता, तो क्या इसका मतलब ये नहीं होता कि उन्हें हर दिन मोहिनी सिंघानिया के कार्यालय में बुलाया जाएगा? शीर्ष 3, क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? मोहिनी सिंघानिया को शुरू से ही विश्वास नहीं था कि मयंक भाटिया टेस्ट में पहला स्थान हासिल कर पाएंगे। देखने से लगता है कि मयंक भाटिया के ग्रेड पहली कक्षा में हमेशा औसत से नीचे थे। अगर वह इस सेमेस्टर में सुस्त रहना जारी रखता है, तो वह निश्चित रूप से अगले सप्ताह की परीक्षा में असफल हो जाएगा। यह बहुत संभावना थी कि वह एक अपराधी छात्र के रूप में विकसित होगा। एक शिक्षक के रूप में वो स्वाभाविक रूप से ऐसा होते नहीं देखना चाहती थी।
एक छात्र को सही रास्ते पर ले जाना वही था जो एक शिक्षक को करना चाहिए। हालांकि वो नहीं चाहती थी कि उसका प्यारा छात्र उसके सामने भटक जाए। यदि आप हर विषय को पास कर सकते हैं तो मैं आभारी रहूंगा। मोहिनी शिंगानिया ने आह भरी और अपनी जेब से एक महिला सिगरेट निकाली। मयंक भाटिया और बबीता जो मौजूद थे, उन्हें नजरअंदाज करते हुए उन्होंने एक कश लिया और सिगरेट से राख को झटक दिया। इसके बाद उन्होंने मयंक भाटिया से कहा, बेशक अगर आप हर बार शीर्ष 3 में रैंक कर सकते हैं तो मैं अब आपको परेशान नहीं करूंगी। हालांकि कक्षा में सटानिया के अलावा मैचिको, कविता, बबीता और लिली जमेश सभी लड़कियां थीं जिन्होंने अपनी पढ़ाई में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। कक्षा में इतने सारे छात्रों के साथ मोहिनी शिंगानिया ने नहीं सोचा था कि मयंक भाटिया परीक्षा में पहला स्थान प्राप्त कर पाएंगे। चूंकि मयंक भाटिया ने ऐसा कहा है, इसलिए वह भी सहमत हो सकती है। ये उसे कड़ी मेहनत से अध्ययन करने के लिए प्रेरित करेगा और उसे अगली परीक्षा में असफल होने से रोकेगा। सेंसेई, चूंकि आप सहमत हो गए हैं, आप अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते। ये देखकर कि मोहिनी शिंगानिया सहमत हो गई है, मयंक भाटिया बहुत खुश हुए और मुस्कुराते हुए कहा, एक शिक्षक के रूप में क्या आपने कभी मुझे अपने वचन से मुकरते देखा है? नहीं। मयंक भाटिया ने गंभीर चेहरे के साथ अपना सिर हिलाया। फिर, सेंसेई, अगर और कुछ नहीं है तो मैं पहले वापस जाऊंगा। आइए परीक्षण के बाद सब कुछ सुलझा लें। रुको। मयंक भाटिया के ऑफिस से निकलने से पहले मोहिनी शिंगानिया ने उन्हें बुलाया। एक और चीज है जिसे मैंने पूरा नहीं किया है। ये क्या है? मयंक भाटिया थोड़े स्तब्ध रह गए। उसे याद आया कि कक्षा में विचलित होने के अलावा वह और कुछ नहीं करता था। क्या ऐसा हो सकता है कि मोहिनी शिंगानिया ने अपना मन बदल लिया हो? मुझे उम्मीद है कि वह मेरे चेहरे पर नहीं पहुंचेगी। मुझे अभी भी पेटू रेस्तरां की छवि की रक्षा करने की आवश्यकता है। ओह, ऐसा लगता है कि रेस्तरां की खूबसूरत छवि की रक्षा के लिए अकेले आशिना ही काफी है। कोई भी मुझे देखने नहीं आएगा। यह सोचकर मयंक भाटिया अपने दिल में शाप देने के अलावा कुछ नहीं कर सके। किसी ऐसे व्यक्ति के रूप में जो स्थानांतरित हो गया था, वो आशिना जितना लोकप्रिय नहीं था। भले ही उसने इतनी मेहनत की थी, इसकी मदद नहीं की जा सकी। आशिना की सुंदरता और सफेद रेशम गहरे समुद्र में दीपक की तरह थे। इसने ऐसा किया ताकि अगली बार जब लोग पेटू रेस्तरां में आएं तो खो न जाए। चिंता मत करो, मैं अभी तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा। मोहिनी शिंगानिया ने घबराए हुए मयंक भाटिया पर अपनी आंखें मूंद ली और मुस्कुराते हुए कहा, कविता आज स्कूल नहीं आई थी। तुम जानते हो क्यों? नहीं। मयंक भाटिया ने सच बोला। वो अभी अपने मामलों में बहुत व्यस्त था। उसके पास उस व्यस्त व्यक्ति की देखभाल करने का समय कैसे हो सकता है? एक सहपाठी के पड़ोसी के रूप में वो पूरी सुबह स्कूल नहीं आई और आप नहीं जानते कि क्यों? मोहिनी शिंगानिया चौंक गई। पड़ोसी? आपको कैसे मालूम? मयंक भाटिया चौंक गए। कविता उसके सामने रहती थी। एक मायने में कविता उनकी पड़ोसी थी। लेकिन मोहिनी शिंगानिया को इस बारे में कैसे पता चला? ये सोचकर मयंक भाटिया ने ऑफिस में दूसरे शख्स बबीता की तरफ देखा। ऐसा लग रहा था कि वो वही थी जिसने इसका खुलासा किया था। मयंक भाटिया की निगाहों को देखकर बबीता का चेहरा लाल हो गया। वो थोड़ा शर्मिंदा होकर चली गई और बोली, मयंक भाटिया सहपाठी, ये वास्तव में ऐसा ही है। जिया आज सुबह कक्षा में नहीं आई और मैं उसके फोन के माध्यम से नहीं मिल सका। मैं चाहता हूं कि आप मुझे यह देखने में मदद करें कि वह स्कूल के बाद क्या कर रही है। अगर और कुछ नहीं है तो उसे कल स्कूल आने दो। मयंक भाटिया की आंखें चौड़ी हो गई। चलो, तुम उसके दोस्त हो, तुम क्यों नहीं जाते? क्या आप चाहते हैं कि मैं उसकी तलाश करूं? इसके अलावा ये वास्तव में अजीब है। छोटी परी जो आमतौर पर खुद को साफ रखती थी और सभी को खुशी देती थी, स्कूल नहीं आई। उसने अपने शिक्षकों या सहपाठियों से छुट्टी भी नहीं मांगी।
ये वाकई अजीब है। जैसे उसने मयंक भाटिया की उलझन को देखा, बबीता ने अपना सिर उठाया और मयंक भाटिया को दयनीय दृष्टि से देखा। उसने विनती की, मुझे आज रात नौकरानी कैफे में काम करना है। मेरे पास लिटिल जिया के घर जाने का समय नहीं है। मयंक भाटिया, आपका घर बहुत करीब है, कृपया। सच कहूं तो बबीता बहुत सुंदर थी और एक सौम्य और मददगार लड़की थी। मयंक भाटिया ऐसी लड़की के अनुरोध को अस्वीकार करने के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उसने कुछ देर सोचा और कहा, ठीक है, मैं स्कूल के बाद उसे देखने जाऊंगा। उन्होंने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद मयंक भाटिया, आप वास्तव में एक अच्छे इंसान हैं। यह देखकर कि मयंक भाटिया सहमत हो गया, बबीता मदद नहीं कर सकी लेकिन आगे बढ़ी और उत्साह से बोली, अच्छा इंसान। मयंक भाटिया के मुंह का कोना फड़क गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि इस दुनिया में कुछ ही दिनों के बाद उनकी कक्षा में एक लड़की द्वारा एक अच्छे इंसान के रूप में लेबल किया जाएगा। क्या असफलता है। इस समय मोहिनी सिंघनिया ने मयंक भाटिया की ओर देखा और कहा, कविता शुरू से ही उत्कृष्ट ग्रेड के साथ हमारे स्कूल में स्थानांतरित हो गई। आज की सजा के तौर पर आपको कविता को कल स्कूल लाना होगा, चाहे कुछ भी हो। इसके अलावा अगर ऐसा कुछ है जो आपको समझ में नहीं आता है, तो आप कविता से अपने रिवीजन में मदद करने के लिए कह सकते हैं। मुझे विश्वास है कि छात्रा कविता के व्यक्तित्व से वह आपकी मदद करेगी। गुरुजी, आप बहुत भोले हैं। सिस्टम के साथ मुझे संशोधित करने के लिए कविता की आवश्यकता क्यों होगी? मुझे उसे सिखाने वाला होना चाहिए, है ना? लेकिन मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इस बार आपका असली उद्देश्य एक मजबूत आदमी को पकड़ना है? मयंक भाटिया मदद नहीं कर सके लेकिन चेहरे को चेहरे पर छोड़ दिया। ऐसा लग रहा था कि यही कुंजी थी। ये कहना कि वो कक्षा में अवज्ञाकारी था सिर्फ एक दुष्प्रभाव था, है ना? किसके बारे में बोलते हुए, शिक्षक, क्या मैं अब अपने वचन से पीछे हट सकता हूं? बेशक। मयंक भाटिया ने ये बात जोर से कहने की हिम्मत नहीं की। मोहिनी सिंघानिया के दयालु चेहरे को देखकर मयंक भाटिया तुरंत समझ गए कि वह इस मामले को खारिज नहीं कर सकते। वास्तव में वो पहले तो अस्वीकार नहीं करना चाहता था। कविता उसकी पड़ोसी थी और ये सिर्फ एक छोटी सी बात थी। उसे देखने जाने में कुछ भी गलत नहीं था। साथ ही एक अच्छा आदमी एक महिला के साथ लड़ाई नहीं करता है। इस बार आपको जाने देने में क्या गलत है? जब मेरे पास समय होगा तो मैं 18 ड्रैगन को वश में करने वाली हथेलियों को सीखूंगा और फिर आपकी आयरन फिस्ट पनिशमेंट से निपटूंगा। मैं समझता हूं, टीचर मोहिनी। मयंक भाटिया ने हामी भरी और फिर कार्यालय छोड़ दिया। चाहे कुछ भी हो, आज का मामला अस्थायी रूप से खत्म हो गया था। उसे बस अगले हफ्ते की परीक्षा के चमकने का इंतजार करना था। आयरन फिस्ट बची हुई लड़की, है ना? दोपहर के समय पेटू रेस्तरां हमेशा की तरह हलचल भरा था। हर सीट लोगों से खचाखच भरी हुई थी और कई लोग नए व्यंजन देखने के लिए लाइन में लगे हुए थे। मयंक भाटिया, गवर्नमेंट रेस्तरां में बहुत सारे लोग हैं। आप ऐसा क्यों दिखते हैं कि आपके पास कोई ऊर्जा नहीं है? क्या आप चाहते हैं कि मैं आज खाना बनाने में आपकी मदद करूं? किचन में सब्जियां धो रही जैस्मीन अय्यर ने बेसुध मयंक भाटिया की तरफ देखा और चिंता से पूछा। इतने दिनों के अभ्यास के बाद जैस्मीन अय्यर ने कमोबेश गोल्डन फ्राइड राइस और नमकीन सेवियन नूडल्स बनाने की तकनीक में महारत हासिल कर ली थी। हालांकि वो हरी मिर्च के साथ कटा हुआ सुअर का मांस नहीं बना सकती थी, लेकिन गोल्डन फ्राइड राइस और नमकीन सेवियन नूडल्स अभी भी 60 अंक से ऊपर थे। मैं वास्तव में लिटिल एंजल को नहीं देखना चाहता। मयंक भाटिया को थोड़ा असहाय महसूस हुआ। आखिर वह एक लड़का था। कविता के पास जाने पर उसे क्या कहना चाहिए? क्या ऐसा हो सकता है कि वो उससे लड़ना चाहता था? नहीं, उसे इसे वाक्यांश करने का एक तरीका सोचना पड़ा। अन्यथा ये शर्मनाक होगा यदि कविता ने उसे एक विकृत व्यक्ति के रूप में माना और उसका पीछा किया। मयंक भाटिया ने अपने बगल में मेहनती आशिना की ओर देखा।
उसने महसूस किया कि जैस्मिन एयर को वास्तव में खाना बनाना पसंद है और वह इस तरह के पेटू रेस्तरां को और भी अधिक पसंद करती है। उन्होंने सोचा कि अगर स्कूल के सभी छात्र जानते हैं कि जैस्मिन एयर क्या सोच रही है, तो क्या वे गुस्से से बेहोश हो जाएंगे? क्या एक अमीर लड़की का जीवन वह नहीं है जो आप चाहते हैं, लेकिन ये वह जीवन है जो मैं चाहता हूं। यदि आप इतना पैसा नहीं चाहते हैं, तो आप इसे मुझे दे सकते हैं। कोई जरूरत नहीं है। बहुत सारे ग्राहक हैं। अयर पहले से ही काफी व्यस्त है। खाना बनाना मुझ पर छोड़ दो। कोई बात नहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि पेटू रेस्तरां को अच्छी तरह से चलाना था। पहले की तुलना में आज अधिक ग्राहक थे, क्योंकि स्कूल के कैफेटेरिया ने पेटू रेस्तरां के लिए कुछ सीटें खोल दी थी। इसलिए ज्यादातर लोग अपना खाना पैक करने के बाद खाने के लिए कैफेटेरिया में चले गए। इसलिए आशिना को सामान्य से अधिक बर्तन धोना और परोसना पड़ा। अगर उसे अकेले खाना बनाना पड़ता, तो आशिना का शरीर इसे सहन नहीं कर पाता। मयंक भाटिया की राय में जैस्मिन अयर का शरीर अभी भी बहुत कमजोर था। ठीक है, लेकिन मैं थकी नहीं हूं, क्योंकि मेरा दोस्त बाद में मदद के लिए पेटू रेस्तरां में आएगा, जैस्मिन एयर ने मुस्कुराते हुए कहा। कौन? मयंक भाटिया ने उत्सुकता से पूछा। उन्होंने कहा, वो मयंक भाटिया की सहपाठी की अच्छी दोस्त भी है। मुझे लगता है कि मयंक भाटिया जब उसे देखेंगे तो निश्चित रूप से उत्तेजित होंगे। जैस्मिन एयर रहस्यमय तरीके से मुस्कुराई। बिल्कुल नहीं। मुझे याद नहीं है कि स्कूल में अयरसान के अलावा कोई अच्छा दोस्त था। मयंक भाटिया को थोड़ा अजीब लगा। इसी समय अचानक दरवाजे से कदमों की आहट आई। किचन में खड़े मयंक भाटिया ने ऊपर देखा तो देखा कि 2 पोनीटेल वाली एक खूबसूरत और क्यूट लड़की है। उसने एक छोटी काली स्कर्ट के साथ नीले और सफेद स्कूल की वर्दी पहनी हुई थी। उसके गोल पैर काले घुटने तक ऊंचे मोजे से ढके हुए थे। उसका चेहरा नाजुक था और उसने एनीमे से एक प्यारी लड़की की भावना को दूर कर दिया। देखो, ये स्कूल की मिस्सी है, लिली जमेश। जिस क्षण 2 पोनीटेल वाली गोरी लड़की अंदर आई, उसने पेटू रेस्तरां में लड़कों के बीच हंगामा मच गया। पेटू रेस्तरां में खाना खा रहे कई लड़के मदद नहीं कर सके, लेकिन लिली जमेश को देख रहे थे। मयंक भाटिया इस सीन से हैरान नहीं थे। दरअसल स्कूल में लिली जमेश की उपस्थिति और शोहरत आशिना से कम नहीं थी। वे दोनों असली मिस्सी थे। हालांकि 2 मिस्सी की उपस्थिति के तहत उनमें से एक मिस्सी की भूमिका निभा रहा था, जबकि दूसरा एक असली मिस्सी था। उनके जैसे लोग ही अंतर बता पाएंगे जो उनके दोनों व्यक्तित्व को समझते हैं। लिली जमेश। यहां पर आशिना रसोई में खड़ी थी और लिली जमेश की ओर हाथ हिलाया। आशिना की आवाज सुनते ही लिली जमेश की आंखें चमक उठीं। वो जल्दी से रसोई में चली गई। जब उसने किचन में प्रवेश किया और मयंक भाटिया को आशिना के बगल में देखा, तो लिली जमाल की नीली आंखों में आश्चर्य का संकेत दिखाई दिया। उसने कहा, मयंक भाटिया, तुम यहां क्यों? मैं यहां शेफ हूं। बेशक मैं यहां हूं। आशिना को लिली जमेश को बुलाते देख मयंक भाटिया तुरंत समझ गए कि आशिना जिस हेल्पर के बारे में बात कर रही है वो लिली जमेश होनी चाहिए। आशिना ने भी मुस्कुराते हुए समझाया, हाँ, लिली जमेश, जिस शेफ के बारे में मैंने आपको पहले बताया था, वो मयंक भाटिया है। वो सबसे अद्भुत पेटू शेफ है जिसे मैंने कभी देखा है। पेटू? मयंक भाटिया चौंक गए। उसने नहीं सोचा था कि आशिना की उसके बारे में इतनी ऊंची राय होगी। वो है अद्भुत। लिली जमेश ने मयंक भाटिया को सदमे में देखा, जैसे उसने कुछ अविश्वसनीय सुना हो। रुको, उस लुक के साथ क्या है? ऐसा लगता है जैसे मैं एक नकली शेफ हूं। मयंक भाटिया ने अपनी आंखें घुमाई और अर्थपूर्ण रूप से मुस्कुराया। ये एक किताब के कलाकार की तरह है। आप ये नहीं बता सकते कि सतह से कलाकार कौन है ना? हो सकता है कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो किसी किताब के कलाकार की तरह बिल्कुल भी नहीं दिखता हो। क्या आप मौत की तलाश में हैं? मयंक भाटिया की सादृश्यता सुनकर लिली जमेश का चेहरा तुरंत लाल हो गया।
मयंक भाटिया की बातों से वो लगभग पागल हो गई थी। उसने अपनी जुड़वा पोनीटेल को हिलाया और मयंक भाटिया के शरीर की ओर स्टारबस्ट पोनीटेल चौक का इस्तेमाल किया। मयंक भाटिया आक्रामक हमले से सदमे में थे। उसने जल्दी से अपना हाथ बढ़ाया और लिली जमेश के सिर पर दबा दिया। उसके सिर के ऊपर बल ने उसके लिए अपना सिर हिलाना असंभव बना दिया। लिली जमेश केवल मयंक भाटिया को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाने की कोशिश कर सकती थी। हालांकि उसका शरीर छोटा था। उसने कितनी भी कोशिश की लेकिन वह मयंक भाटिया के शरीर तक नहीं पहुंच पाई। मयंक भाटिया ने सदमे में लिली जमेश की ओर देखा। ऐसा लग रहा था कि उसने लिली जमेश के स्टारबस्ट पोनीटेल चॉप से निपटने का एक तरीका ढूंढ लिया है। सहपाठी मयंक भाटिया, तुम लड़कियों को धमका नहीं सकते। आशिना ने स्थिति देखी और लिली जमेश को दूर खींचने के लिए चली गई। उसने लिली जमेश को चिढ़ाते हुए कहा, लिली जमेश, ऐसा लगता है कि मयंक भाटिया के साथ आपके अच्छे संबंध हैं। मेरे उसके साथ अच्छे संबंध नहीं है। लिली जमेश ने गुस्से में थपथपाया जब उसने देखा कि वो मयंक भाटिया को नहीं मार सकती है। मुझे लगता है कि ये बुरा नहीं है। धन्यवाद, सहपाठी लिली जमेश। जब मेरा काम पूरा हो जाएगा तो मैं तुम्हारे लिए कुछ व्यंजन बनाऊंगा। मुझे विश्वास है कि आप उन्हें पसंद करेंगे। मयंक भाटिया मंद मंद मुस्कुराया। उसने उबले हुए चावल को कड़ाही में डाला, अंडे डाले और कुशलता से गोल्डन फ्राइड राइस को तला हुआ। कोई बात नहीं, लिली जमेश दोपहर में मदद के लिए आई। उसे इसे ज्यादा नहीं करना चाहिए। मैं उस बिंदु पर नहीं हूं जहां मुझे मदद करने और आपकी कृतज्ञता अर्जित करने के लिए पेटू रेस्तरां में आने की आवश्यकता है। आपका स्वागत है। मैं सिर्फ आशिना का निमंत्रण स्वीकार कर रहा हूं। लिली जमेश ने अपना सिर उठाया और अपने होठों को कर्ल किया। उसने जल्दी से अपना एप्रन पहना और पूछा, मुझे बस आपके द्वारा बनाए गए भोजन को मेज पर लाने की जरूरत है ना? हाँ, लेकिन गर्मी से सावधान रहें। मयंक भाटिया ने उस समय का फायदा उठाया जब गोल्डन फ्राइड राइस अभी भी पक रहा था और लिली जमेश के सामने थाली रख रहा था। आशिना ज्यादा मैच्योर थी, इसलिए मयंक भाटिया को किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। हालांकि लिली जमेश एक युवा मिस थी, इसलिए उसे लगा कि उसे अभी भी उसे याद दिलाना है। ये एक वास्तविक पाप होगा यदि वो पहली बार मदद करने पर जल जाए। देखभाल करने वाले अनुस्मारक ने लिली जमेश को बेवजह शर्मा दिया। उसने अपने छोटे कुत्ते के दांतों को प्रकट किया और गर्व से कहा, हम्फ, मुझे पता है कि भले ही आप मुझे याद नहीं दिलाते हैं। ये कहते ही लिली जमेश ने गोल्डन फ्राइड राइस और नमकीन सेविन नूडल्स की प्लेट उठा ली। उसने उन नामों की सूची देखी जो आशिना ने दर्ज किए थे और उन्हें एक एक करके वितरित किया। लिली जमेश की मदद से गवर्नमेंट रेस्टोरेंट का काम काफी हल्का हो गया। दोपहर के भोजन के लिए सभी के जाने के बाद लिली जमेश ने एक रुमाल निकाला और अपने माथे पर पसीना पोंछा। उसने आशिना से पूछा, मैं बहुत थक गई हूं। आशिना, क्या तुम हर दिन इतनी व्यस्त हो? ठीक है, मैं आज बस थोड़ा व्यस्त हूं। ये सब लिली जेम्स की मदद के लिए धन्यवाद है। आशिना ने फ्रिज से एक कप संतरे का जूस निकाला और लिली जमेश को दे दिया। धन्यवाद। लिली जमेश ने अपनी लार निगल ली और संतरे के रस का एक घूंट लिया। उसने अचानक जैस्मीन एयर की ओर हाथ हिलाया और आशिना के कान में फुसफुसाया, आशिना, मयंक भाटिया, क्या वो वास्तव में एक हल्का उपन्यास लेखक है? हाँ। जैस्मीन एयर ने सिर हिलाया और समझाया, मयंक भाटिया की सहपाठी की किताब को डेंकी द्वारा अनुमोदित किया गया होगा। ये जल्द ही बिक्री पर होना चाहिए। क्या कोई समस्या है? नहीं, मैं बस थोड़ा उत्सुक हूं। लिली जमेश ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराई। ओह, दोपहर के भोजन के लिए मयंक भाटिया ने कुछ हरी मिर्च कटा हुआ पोर्क और गोल्डन फ्राइड राइस बनाया। वो लिली जमेश और जैस्मिन एयर के सामने बैठे थे और वे खाना खा रहे थे। लड़कियों के हांफने की आवाज के बीच पेटू रेस्तरां में दोपहर का भोजन आखिरकार समाप्त हो गया।
कुछ देर इंतजार करने के बाद ये देखकर कि पेटू रेस्टोरेंट में कोई नहीं आ रहा है, तीनों ने रेस्टोरेंट की सफाई की। मयंक भाटिया, लिली जमेश और आशिना अपनी अपनी कक्षाओं में लौट आए। हालांकि क्लास में लौटने से पहले मयंक भाटिया को अचानक लगा कि कोई उनकी स्कूल यूनिफॉर्म के कोने को खींच रहा है। वो मुड़ा और ये जानकर आश्चर्यचकित रह गया कि ये वास्तव में लिली जमेश था। क्या बात है, सावा? मयंक भाटिया ने आंखों में अजीब भाव डालते हुए पूछा। तार्किक रूप से कहें तो उसके दिल में लिली जमेश शायद उससे मौत तक नफरत करती थी। ऐसा क्यों लग रहा था कि रवैये में अचानक बदलाव आया है? यहां इतने सारे प्रश्न मत पूछो। लिली जमेश का चेहरा लाल हो गया। उसकी नीली नीली आंखों ने आसपास के वातावरण को ध्यान से देखा। यह देखकर कि गलियारे में कोई सहपाठी नहीं था। उसने अपने कुत्ते के दांत दिखाए। मयंक भाटिया के मना करने का इंतजार किए बिना उसने मयंक भाटिया का हाथ सीढ़ियों से ऊपर खींच लिया और उसे छत पर खींच लिया। क्या बात? इतना घबराने की कोई जरूरत नहीं है ना? मयंक भाटिया छत पर खड़े हो गए और लिली जमेश की ओर देखा, जिसने लापरवाही से छत के लोहे के दरवाजे को खरोंच दिया। वो नहीं जानता था कि वो हंसना है या रोना है, जैसा कि उसने पूछा था। बेशक एक जरूरत है। दरवाजा खींचने की कोशिश करने और ये सुनिश्चित करने के बाद कि ये हो गया है, लिली जमेश मुड़ी और गर्व से मुस्कुराई। इस तरह कोई भी हमारी बातचीत नहीं सुन पाएगा। इतना रहस्यमय। मयंक भाटिया का चेहरा फड़क गया। वो नहीं जानता था कि क्यों, लेकिन एक पुरुष और एक महिला के साथ छत पर अकेले खड़े होकर लिली जेम्स के शब्दों के साथ मिलकर उसे एक किताब से कुछ साजिश के बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया। महिला, क्या वाकई यहां आना ठीक है? मैं बहुत शर्मीला हूं। आदमी, चिंता मत करो, इस बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। ये हमारी दुनिया है। महिला, ठीक है, आपको कोमल होना होगा। आदमी, मैं करूंगा। मयंक भाटिया ने अपना सिर हिलाया और जल्दी से अपने मन में विचारों को हिला दिया। अब आप क्या कहना चाहते हैं? हाँ, लिली जमेश ने अपने होंठ काटे और पूछा। मयंक भाटिया, आप एक हल्के उपन्यास लेखक हैं, है ना? हाँ, अयर को इसका उल्लेख तब करना चाहिए था जब हम चर्च गेट में थे। मयंक भाटिया ने सिर हिलाया और सच बताया। ये देखकर कि मयंक भाटिया सहमत हो गए हैं, लिली जमेश ने अपने होंठ काटे, एक पल के लिए झिझके और लाल चेहरे के साथ कहा, वास्तव में मेरे एक दोस्त ने मुझे चित्र और गेम ग्राफिक्स बनाने के लिए अपनी गेम प्रोडक्शन टीम में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। हालांकि गेम प्रोडक्शन टीम के पास गेम टेक्स्ट लिखने के लिए एक लेखक की कमी है। क्या आप गेम टेक्स्ट लिखने में हमारी मदद कर सकते हैं? ये खेल को एक दिलचस्प कहानी बनाने के लिए है। ये एक AR-18 गेम है ना? मयंक भाटिया की राय में एक खेल जो लिली जमाल को इतना नर्वस कर सकता था, निश्चित रूप से एक सामान्य खेल नहीं था। अगर यह एक सामान्य खेल होता तो लिली जमेश उसे कक्षा में पहले ही बता देता। आह! लिली जमेश का चेहरा अचानक लाल हो गया। उसने गुस्से में मयंक भाटिया को घूरते हुए कहा, क्या तुम जानबूझकर मेरे साथ परेशानी की तलाश कर रहे हो? अगर मैं पाठ को अनुकूलित करना चाहता हूं, तो मुझे स्वाभाविक रूप से खेल की शैली निर्धारित करनी होगी। अन्यथा मैं इसे कैसे अनुकूलित कर सकता हूं? मयंक भाटिया ने हाथ फैलाए। हल्के उपन्यासों में उनकी प्रतिभा कोई समस्या नहीं थी। लिली जमेश की प्रतिक्रिया को देखते हुए यह AR-18 गेम बनाने के बारे में होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, एक बार जब आप सुंदरियों में से एक को हरा देते हैं, तो आप AR-18 गेम का कथानक बनाने में सक्षम होंगे। इस प्रकार के खेल में आमतौर पर कई रास्ते होते थे। अलग अलग विकल्प कथानक को अलग अलग दिशाओं में ले जा सकते हैं। बेशक कुछ विकल्प भी खेल खत्म होने का कारण बन सकते हैं। कुल मिलाकर AR-18 गेम बनाना बहुत मुश्किल नहीं था, जिसे लोग पसंद करते थे। ध्यान देने योग्य दो बातें थी। पहला यह था कि कथानक काफी आकर्षक होना था।
दूसरा ये था कि कलाकार का कौशल इतना अच्छा होना चाहिए कि खेल में पात्रों को इतना जीवंत बनाया जा सके कि लोगों को कलात्मकता की भावना मिल सके। लिली जमेश के पेशेवर दौजनशी कौशल के साथ यह कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, इसलिए अधिकांश कठिनाई पाठ उत्पादन में थी। ओह! लिली जमेश ने आखिरकार एक हारे हुए कुत्ते की तरह कराहना शुरू कर दिया। उसने अपना सिर हिलाया और हार स्वीकार कर ली। उसने मयंक भाटिया की ओर देखा और पूछा, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? यदि आप नहीं कर सकते हैं, तो मैं किसी और को ढूंढ लूंगा। उसने वास्तव में मुझसे पूछा कि क्या मैं ये कर सकता हूं? मयंक भाटिया की आंखें चौड़ी हो गई। उन्होंने दुकान की जांच की और पाया कि उनके पिछले जीवन में बड़ी संख्या में R18 गेम टेक्स्ट थे कि टीयरजर्कर ट्रिलॉजी, रोमांस टेक्स्ट एडवेंचर, प्रिंसेस लवर, व्हाइट एल्बम, हिस्टोरिकल विंग आदि थे। अब लिली जमेश ने वास्तव में उसे ऐसा करने के लिए चुनौती देने की हिम्मत की। लड़की, क्या आप नहीं जानते कि मेरा उपनाम अकीना माउंटेन का पुराना ड्राइवर था? मैं इसे आजमा सकता हूं। मयंक भाटिया ने सिर हिलाया। हालांकि वो अभी भी थोड़ा चिंतित थे और उन्होंने कहा, लेकिन एक नियम होना चाहिए जो कहता है कि 18 साल से कम उम्र के लोगों को इस खेल को खेलने की अनुमति नहीं है ना? वो और लिली जेम्स दोनों 18 साल से कम उम्र के थे। क्या इस प्रकार का गेम बनाना वाकई ठीक था? उन्होंने कहा, यह सिर्फ एक नियम है जिसमें कहा गया है कि 18 साल से कम उम्र के लोगों को खेलने की अनुमति नहीं है। ऐसा कोई नियम नहीं है जो कहता हो कि हमें गेम बनाने की अनुमति नहीं है। ठीक है, आपने जो कहा वो समझ में आता है। मेरे पास वास्तव में जवाब में कहने के लिए कुछ नहीं है। मयंक भाटिया थोड़ा अवाक रह गए। उसने अपनी यादों को पलट दिया और पाया कि वास्तव में इस दुनिया में ऐसा कोई नियम नहीं था। फिर मैंने स्कूल के बाद कल के लिए समय निर्धारित कर दिया है। चलो साथ चलते हैं। लिली जमेश के चेहरे पर सबसे पहले खुशी का भाव था। हालांकि मयंक भाटिया को बहुत अधिक आत्मसंतुष्ट होने से रोकने के लिए उसने अपने होठों को कर्ल किया और गर्व से कहा, लेकिन बहुत अधिक आत्मसंतुष्ट मत होइए। पाठ का कथानक बहुत मेलोड्रामेटिक है। हम यह नहीं चाहते। मेरे इसे लिखने के बाद आप लोग इसकी समीक्षा क्यों नहीं करते? मयंक भाटिया मंद मंद मुस्कुराया। यह कहा जा सकता है कि सिस्टम के साथ वह सीधे एक मास्टर स्तर के लेखक थे। वह क्यों डरता है कि वह एक पाठ साहसिकार 18 खेल पाठ का मसौदा तैयार करने में सक्षम नहीं होगा? मयंक भाटिया के गंभीर भाव को देखकर लिली जमेश ने खर्राटे लिए। उसने अपनी घड़ी पर समय देखा और कहा, कक्षा का समय लगभग हो गया है। चलो वापस चलते हैं। ठीक है। मयंक भाटिया ने सिर हिलाया। लेकिन फिर ऐसा लग रहा था कि इस कथानक और पाठ के विकास के साथ यदि खेल लोकप्रिय होता तो उसके पास अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए बड़ी मात्रा में धन होता। लिली जमेश मुड़ी और छत के दरवाजे की ओर चल दी। उसने दरवाजे को धक्का दिया। मैं इसे धक्का क्यों नहीं दे सकता? बेवकूफ, तुमने वह दरवाजा नहीं खोला जिसे आपने खरोंच दिया था। मयंक भाटिया को नहीं पता था कि हंसना है या रोना है। वो आगे बढ़ा और दरवाजे के लोहे के कोर को धक्का दिया जिसे लिली जमेश ने खरोंच दिया। फिर उसने जोर से दरवाजे को धक्का दिया। हालांकि जब उसे अपने सामने रुकावट महसूस हुई तो वह दंग रह गया। उसने अपना सिर दरवाजे के खिलाफ झुका लिया और अंदर की आवाज सुनी। उन्होंने कहा, छात्र सावा, ऐसा लगता है कि छत के दरवाजे को किसी ने अंदर से खरोंच दिया है। ये नहीं हो सकता। कक्षा का लगभग समय हो गया है। लिली जमेश ने भौहें चढ़ा दी। उसे लगा कि मयंक भाटिया उससे झूठ बोल रहा है। हालांकि जब उसने दरवाजा धक्का दिया तो उसे एहसास हुआ कि दरवाजा वास्तव में बंद था। वो मदद नहीं कर सकी, लेकिन मयंक भाटिया की ओर देखने के लिए मुड़ गई और पूछा, अरे तुम्हारा फोन कहाँ है? आशिना या अपने दोस्त को कॉल करें और उसे हमें बाहर जाने के लिए कहें। मेरा फोन पेटू विभाग में चार्ज हो रहा है। जब मैं आज सुबह लिख रहा था तो इसकी बैटरी खत्म हो गई थी।
मयंक भाटिया फूट फूट कर मुस्कुराए। उसे उम्मीद नहीं थी कि कोई इतना लापरवाह होगा कि छत पर कोई है या नहीं, ये जांचने के बिना दरवाजा बंद कर देगा। संयोग से उनका फोन भी पेटू विभाग में छोड़ दिया गया था। तो फिर आपका फोन कहाँ है? अगर मैं अपना फोन लाता तो क्या मैं अब भी आपसे पूछूंगा? लिली जमेश ने अपने दांत पीस लिए और अनिच्छा से कहा, ऐसा लगता है कि हमें बाकी कक्षा यहां बिताना होगा। जब हर कोई बाहर आएगा तो हम मदद मांगेंगे। मयंक भाटिया ने छत की रेलिंग के खिलाफ झुकते हुए एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, आह, क्या इसका मतलब ये नहीं है कि हमें एक कक्षा छोड़नी होगी? लिली जमेश अनिच्छा से दीवार के सहारे झुक गई और बैठ गई। उसने अपने छोटे कुत्ते के दांत दिखाए और नाखुशी से कहा, मयंक भाटिया सहपाठी, ऐसा क्यों है कि हर बार जब मैं तुम्हें देखता हूं तो हमेशा कुछ बुरा होता है? आप वही हैं जिन्होंने अपराध बोध के कारण दरवाजा बंद कर दिया है ना? अगर छत का दरवाजा खुला होता तो कोई भी उसे बंद नहीं करता। अब हमें बाकी क्लास यही बितनी होगी। मुझे डर है कि कोई हमें सुन लेगा। लिली जमेश ने मयंक भाटिया की ओर अपनी आंखें घुमाईं और नाखुशी से बुदबुदाया, किसने सोचा होगा कि दरवाजा अंदर से बंद हो जाएगा? इसे भूल जाओ, मैं बस कक्षा से ब्रेक लूंगा। चूंकि ये पहले ही हो चुका था, मयंक भाटिया लिली जमेश के साथ बहस नहीं करना चाहते थे। अगर वो बहस करना जारी रखता है तो ये छत पर लिली जेम्स के साथ मौखिक बहस में बदल जाएगा। उसने आह भरी सीधे खड़ा हो गया और लिली जमेश की ओर कदम से कदम मिलाकर चल दिया। तुम क्या कर रहे हो? मयंक भाटिया को चलते देखकर लिली जमेश ने भौहें सिकोड़ ली और एक घृणित अभिव्यक्ति प्रकट की। वह दाहिनी ओर बढ़ी और मयंक भाटिया के लिए एक बड़ी जगह बनाई। बेशक मैं बैठने जा रहा हूं और थोड़ी देर आराम करने जा रहा हूं। मौसम इतना गर्म है, हम यहां खड़े नहीं रह सकते। मयंक भाटिया ने उदासीनता से लिली जमेश की ओर देखा और बैठ गए। छत पर एकमात्र जगह जिसमें थोड़ी छाया थी वो था दरवाजा। यहां बैठने से कुछ सीधी धूप से बचा जा सकता है, लेकिन ये केवल कुछ को ही रोक सकता है। अधिकांश सूरज की रोशनी अभी भी उनके शरीर पर पड़ती थी। मयंक भाटिया, आपने जो हल्का उपन्यास लिखा है उसका नाम क्या है? लिली जमेश ने पूछा कि जब उन्होंने देखा तो मयंक भाटिया ने कुछ नहीं कहा। वास्तव में लिली जमेश ने आशिना से केवल ये सुना था कि मयंक भाटिया एक हल्के उपन्यास लेखक थे। वो मयंक भाटिया के हल्के उपन्यास का नाम नहीं जानती थी। वह जितने भी हल्के उपन्यास लेखकों को जानती थी, उनमें से केवल मयंक भाटिया और उसके स्कूल की वो कष्टप्रद लड़की ही उसकी असली पहचान जानती थी। इसलिए वो केवल मयंक भाटिया को खेल का पाठ लिखने वाले पहले व्यक्ति के रूप में चुन सकती थी। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि मयंक भाटिया का उपन्यास कैसा था और क्या ये खेल के विकास को प्रभावित करेगा। दुनिया को गति दो। मयंक भाटिया दरवाजे के सहारे झुक गया, आसमान की ओर देखा और बेहोश होकर जवाब दिया, फिर मैं वापस जाऊंगा और देखूंगा। यदि यह संभव नहीं है तो मैं आपकी तलाश नहीं करूंगा। लिली जमेश ने गर्व से कहा, क्योंकि उसने अपनी बाहों को पार कर लिया था। जरूर, आप इसकी पुष्टि करने के बाद खेल का पाठ लिखने के लिए मुझे देख सकते हैं। मयंक भाटिया को एक्सेलरेट द वर्ल्ड की अपनी कॉपी पर काफी भरोसा था। जब तक कोई एक नटखट व्यक्ति नहीं था, तब तक उनके पास पुस्तक के लेखन और कथानक के बारे में कोई राय नहीं होगी। चूंकि वो अपना फोन नहीं लाता था, इसलिए वो केवल कक्षा के बाद छात्रों या शिक्षकों के छत पर आने का इंतजार कर सकता था। जब कोई छात्र वहां से गुजरता है तभी वह दरवाजा खोलने के लिए मदद मांग सकता है। मयंक भाटिया, जो कल रात पहले से ही थके हुए थे, बस दरवाजे के खिलाफ झुक गए और आराम करने के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। हालांकि मौसम बहुत गर्म था, जिससे मयंक भाटिया को सिरदर्द हो रहा था। करीब 10 मिनट बाद आंखें बंद करके अचानक लिली जमेश की आवाज आई, मयंक भाटिया, क्या आपके पास पानी है? मैं अभी छत पर आया था। मेरे कपड़ों में पानी नहीं हो सकता, है ना? मयंक भाटिया थोड़ा अवाक रह गए, जिसके बारे में बोलते हुए
इस शापित मौसम ने उसे प्यासा बना दिया। ओह! लगभग कुछ मिनट बाद लिली जमेश की कमजोर आवाज ने मयंक भाटिया को फिर से जगाया। मयंक भाटिया, क्या आपको लगता है कि बाहर गर्मी और गर्म हो रही है? ठीक है, दोपहर के समय सूरज सबसे गर्म होता है। दुर्भाग्य से हम छत पर बंद हैं। मयंक भाटिया फूट फूट कर मुस्कुराए। जिसकी बात करें तो लिली जमेश एक अमीर लड़की थी। यह पहली बार होना चाहिए जब वह दोपहर में इतने लंबे समय तक सूरज के संपर्क में रही। जिसके बारे में बोलते हुए मुझे इतना कमजोर और चक्कर क्यों आ रहा है? चक्कर आना वो कैसे संभव है? हालांकि सूरज थोड़ा कठोर है। अरे, मुझे मत बताओ। यह वाक्य सुनकर मयंक भाटिया कांपने के अलावा कुछ नहीं कर सके। उसने जल्दी से अपनी आंखें खोली और जमीन से उठ खड़ा हुआ। उसने पाया कि लिली जमेश अप्रत्याशित रूप से पीले चेहरे के साथ जमीन पर गिर गई थी। सहपाठी सावा, मयंक भाटिया के हाव भाव बदल गए। मौसम बहुत गर्म था और छत के नीचे कोई छाया नहीं थी। वह आगे बढ़ा और लिली जमेश को जमीन से ऊपर उठाने में मदद की। उसने लिली जमेश का नाम पुकारा। लिली जमेश ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका चेहरा पीला पड़ गया था और उसकी आंखें बंद थी। मयंक भाटिया ने हाथ बढ़ाया और उसके माथे को छुआ। अचानक उसे जलन महसूस हुई। क्या इस लड़की को लू लग गई थी? मयंक भाटिया ने भौहें सिकोड़ ली। उसे बस इतना याद आया कि लिली जमेश की काया उससे बहुत अलग थी। इतने लंबे समय तक धूप में रहने के बाद उसके लिए हीट स्ट्रोक होना संभव था। उसने लिली जमेश को दरवाजे के खिलाफ झुकने के लिए सहारा दिया। उसने लिली जमेश का हाथ उठाया और अपनी घड़ी पर समय देखा। पहली कक्षा केवल 20 मिनट के लिए पास हुई थी। अगर वे कक्षा के अंत तक इंतजार करते हैं तो लिली जेम्स का हीट स्ट्रोक बहुत गंभीर होगा। अगर ये एक गंभीर बीमारी का कारण बनता है तो ये परेशानी भरा होगा। इसके बारे में सोचने के बाद मयंक भाटिया छत की रेलिंग पर आ गए। उसने नीचे देखा और मदद नहीं कर सका, लेकिन अपनी लार को निगल लिया। जिसके बारे में बोलते हुए, क्योंकि मौसम बहुत गर्म था, छत पर कोई नहीं था। दोपहर में पहली कक्षा के दौरान भी शारीरिक शिक्षा कक्षा के लिए बाहर कोई छात्र नहीं था। युवक, क्या आप आज विश्वास की छलांग लगाना चाहते हैं? छत पर खड़े मयंक भाटिया मदद नहीं कर सके, लेकिन ऐसा विचार आया। बेशक विश्वास की छलांग असंभव थी। मयंक भाटिया एक पल के लिए चुप हो गए। उसने अपनी स्कूल की वर्दी उतार दी और दूसरी आस्तीन पर कदम रखा। उसने लगातार वर्दी को 3 लंबी पट्टियों में फाड़ दिया और उन्हें एक साथ बांध दिया। सौभाग्य से डीपीएस की स्कूल यूनिफॉर्म का ताना बाना काफी मजबूत था। भले ही इसे 3 टुकड़ों में विभाजित किया गया हो, फिर भी ये अस्थायी रूप से उसके वजन का समर्थन कर सकता था। उसने जल्दी से वर्दी के एक सिरे को रेलिंग का समर्थन करने वाली ऊर्ध्वाधर स्टील बार से बांध दिया। वर्दी का दूसरा सिरा उसकी कमर से बांधने के लिए पर्याप्त नहीं था। मयंक भाटिया दोनों हाथों से वर्दी को रस्सी के रूप में ही इस्तेमाल कर सकते थे। उसका मजबूत शरीर रेलिंग पर पकड़कर पलट गया। कुछ दर्जन मीटर की ऊंचाई को देखते हुए मयंक भाटिया एक गहरी सांस लेने से खुद को नहीं रोक सके। जिसके बारे में बोलते हुए, अगर उसने अपनी पकड़ ढीली कर दी या वर्दी टूट गई तो उसे वास्तव में अपने नमकीन मछली के जीवन के साथ गेम ओवर कहना होगा। सौभाग्य से उसका शरीर मजबूत हो गया था, इसलिए उसकी ताकत चलने योग्य थी। मयंक भाटिया ने वर्दी को पकड़ लिया और धीरे धीरे नीचे उतरे। उनका लक्ष्य छत के बगल में फर्श में प्रवेश करना था। यह देखकर कि वह नीचे मंजिल की खिड़की तक पहुंचने वाला था, वर्दी ने अचानक हुआला की आवाज की। मयंक भाटिया का शरीर मदद नहीं कर सका, लेकिन थोड़ा नीचे खिसक गया। क्या मैं सचमुच नीचे गिरने वाला हूं? मयंक भाटिया को अचानक ठंडे पसीने आ गए। यदि वो इतनी आसानी से अपनी मृत्यु के लिए गिर जाता है तो वो शायद मरने वाला सबसे दुखी संचारक होगा। अगर उसे पता होता कि ऐसा होगा तो उसने अपनी पैंट उतार दी होती और उसे बांध दिया होता।
हालांकि अब उसके लिए वापस ऊपर चढ़ना असंभव था। ये बहुत संभावना थी कि अगर वह चला गया तो वो नीचे गिर जाएगा। महत्वपूर्ण क्षण में किसी ने निचली मंजिल की खिड़की को धक्का देकर खोल दिया। ये देखकर मयंक भाटिया अचानक खुश हो गए। उसने अपने दांत पीस लिए और अपनी सारी ताकत आगे की ओर झूलने के लिए इस्तेमाल कर दिया। हुआला, जो वर्दी टूटने वाली थी, वह सीधे मयंक भाटिया की ताकत से फाड़ गई। सौभाग्य से मयंक भाटिया ने पहले ही खिड़की तक पहुंचने के लिए इस बल का इस्तेमाल किया था और सीधे अंदर कूद गया। जिसके बारे में बात करते हुए, मौसम वास्तव में गर्म है, खिड़की खोलना ठंडा है। इससे पहले कि एक छात्र जिसने अभी-अभी स्कूल के खेल उपकरण भंडारण कक्ष की खिड़की खोली थी, वो अपना वाक्य पूरा कर पाता, उसने खिड़की से एक काली छाया को कूदते देखा। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाता, उन्हें सीधे मयंक भाटिया ने दबा दिया और वह अंदर आ गए। हवाई जहाज पर कौआ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट स्टोरेज रूम में एक अन्य छात्र मयंक भाटिया से पूरी तरह से स्तब्ध रह गया, जो अचानक कक्षा में प्रवेश कर गया। यह पहली बार था जब उसने किसी को इस तरह के अजीब तरीके से कक्षा में प्रवेश करते देखा। क्या ऐसा हो सकता है कि वह छत से नीचे कूद गया हो? तुम क्या कर रहे हो? नीचे वाले लड़के ने टॉपलेस मयंक भाटिया को डरावनी नजर से देखा। उसने जल्दी से अपने शरीर की रक्षा की और कांपती आवाज में कहा। यह आवाज सुनकर मयंक भाटिया होश में आए और उस लड़के की ओर देखा जो अपनी ईमानदारी की रक्षा कर रहा था। वह जल्दी से खड़ा हो गया और उसका चेहरा जमकर हिल गया। लानत है, मुझे नहीं पता कि किसने दरवाजा काट दिया। मयंक भाटिया सीढ़ियों से ऊपर पहुंचे और छत पर लगे कटे हुए दरवाजे को खोला। जब वह छत पर पहुंचा तो वह नीचे बैठ गया और लिली जमेश को अपनी पीठ पर ले गया। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मुझे हर समय हंसाया जा रहा है? मयंक भाटिया ने भौहें चढ़ा दी, लेकिन उन्होंने इस महत्वपूर्ण क्षण में इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। वो लिली जमेश को ले गया और छत से सीढ़ियों से नीचे उतरा। उनके नक्शेकदम पर चलने वाले कई छात्रों का ध्यान आकर्षित किया जो कक्षा में शिक्षण उपकरण ले जा रहे थे। जब छात्रों ने मयंक भाटिया को लिली जमेश को अपनी पीठ पर उठाते देखा तो वे सभी दंग रह गए। क्या चल रहा था? कला विभाग की प्रतिभा लिली जमेश किसी ने ले ली थी। लानत है, वो दोपहर में कक्षा में थी। शिक्षक को शिक्षण उपकरण ले जाने में मदद करना उसके लिए आसान नहीं था, लेकिन उसने उसे प्यारा बुतर होते देखा। जहां तक मयंक भाटिया ने अचानक कक्षा में प्रवेश करने पर जिन दो छात्रों से टकरा गए थे, वे और भी चौंक गए। कोई आश्चर्य नहीं कि वह किसी से टकराने के बाद इतनी जल्दी भाग गया। ये पता चला कि वो मिस लिली जमेश को खोजने जा रहा था। ये ठीक था कि वो लिली जमेश को अपनी पीठ पर ले जा रहा था, लेकिन उसके कपड़े कहाँ थे? मयंक भाटिया ने दूसरों की निगाहों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उसके कपड़े पहले ही फट चुके थे और छत पर लटका दिए गए थे। वह सीधे लिली जमेश को नीचे ले गया और अस्पताल में चला गया। तुम क्या कर रहे हो? एक शर्टलेस आदमी को अचानक अस्पताल में घुसते हुए देखकर चिकित्सा शिक्षक हैरान हुए बिना नहीं रह सका। मयंक भाटिया ने कुछ नहीं कहा और सीधे लिली जमेश को बेड पर लिटा दिया। फिर उसने मेडिकल टीचर की ओर देखा और कहा, टीचर, मेरे पास आपको समझाने का समय नहीं है। कृपया अब उस पर एक नजर डालें। उसे लू लगनी चाहिए। लिली जमेश को बिस्तर पर पीले चेहरे के साथ लेटे हुए देखकर मेडिकल टीचर को मामले की गंभीरता का एहसास हुआ। उसने अपनी जेब से थर्मामीटर निकाला और लिली जमेश का तापमान मापा। फिर वह मुड़ा और कैबिनेट से डॉक्टर की मेडिकल किट निकाली। उसने अंदर के उपकरण की तलाश की और मयंक भाटिया से कहा, उसके कपड़े खोल दे। बेड के सामने खड़े मयंक भाटिया को लगा कि उनकी बात गलत हो गई है। उसने अपने सामने लंबे और सुंदर चिकित्सा शिक्षक को देखा और अस्थायी रूप से पूछा, शिक्षक, क्या ये ठीक है? इसमें गलत क्या है? अस्पताल के शिक्षक ने मयंक भाटिया की ओर अपनी आंखें घुमाई। दवा तैयार करते हुए उसने कहा, तुम्हें उसका बॉयफ्रेंड होना चाहिए, है ना?
मैं नहीं हूं। मयंक भाटिया ने सिर हिलाया। क्या आप नहीं? मेडिकल टीचर ने मयंक भाटिया के नग्न ऊपरी शरीर पर नजर डाली और एक नजर से पूछा, फिर आपके कपड़े क्यों गायब हो गए हैं? मयंक भाटिया शर्मिंदा हो गए। शिक्षक, अगर मैंने कहा कि मैंने उसे बचाने के लिए विश्वास की एक लंबे समय से खोई हुई छलांग लगाने के लिए अपने कपड़े उतार दिए, तो क्या आप मुझ पर विश्वास करेंगे? यहां तक कि अगर आप एक कारण बना रहे हैं, तो आपको एक कारण बनाने की जरूरत नहीं है कि एक बच्चा भी विश्वास नहीं करेगा, है ना? मैंने आप जैसे बहुत से लोगों को देखा है। चिकित्सा शिक्षक ने अपना सिर नीचे किया और सभी प्रकार की दवाओं के माध्यम से फ्लिप किया। उसने सूंघते हुए कहा, आप न केवल अपनी प्रेमिका को इतने गर्म दिन में धूप सेंकने के लिए बाहर लाए थे, बल्कि आपने यहां आने से पहले अपने कपड़े भी ठीक से नहीं पहने थे। अब आपकी प्रेमिका हीट स्ट्रोक से पीड़ित है और आपके पास अभी भी ऐसे गैर जिम्मेदाराना शब्द कहने की हिम्मत है? शिक्षक, मुझे पता है कि आप एक कहानी वाली महिला होनी चाहिए, लेकिन हम गंदे कैसे नहीं हो सकते? हमने वास्तव में कुछ नहीं किया। मयंक भाटिया अवाक रह गए। वह बीमार नहीं था। वह उसे इतने गर्म दिन में धूप सेंकने के लिए बाहर क्यों लाएगा? वो वही थी जिसने खुद दरवाजा बंद कर दिया था, और वह भी बाहर बंद था। ठीक है, हालांकि वो अब इसे स्पष्ट रूप से नहीं समझा सकता था। लिली जमेश की मदद करने के लिए मयंक भाटिया केवल सुंदर डॉक्टर को देख सकता था और पूछ सकता था, शिक्षक, क्या मैं ये सब उतार दूं? आप अभी भी इस समय उन चीजों के बारे में सोच रहे हैं। बस पहले 3 बटन खोल दें। मयंक भाटिया का चेहरा फड़क गया। उसने उस खूबसूरत डॉक्टर की ओर देखा जिसने स्टेथोस्कोप पहना हुआ था। तभी उसे समझ में आया कि क्या हो रहा है। उसने कंबल उठाया और अपना हाथ लिली जेम्स की स्कूल यूनिफॉर्म की ओर बढ़ाया। लिली जेमेश, आप वास्तव में मुझे दोष नहीं दे सकते। डॉक्टर ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा। वो एक नई चिकित्सा शिक्षिका लगती है। वो अपने आप से कुछ नहीं कर सकती, इसलिए उसे मेरी मदद की जरूरत है। अब आप मुझे अपने डॉक्टर के रूप में इलाज कर सकते हैं। यदि आपको कोई समस्या है, तो आप उसके पास जा सकते हैं। मयंक भाटिया ने अपनी लार निगल ली और लिली जमेश की स्कूल यूनिफॉर्म के पहले 3 बटन खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। पहले 3 बटन खोलने के बाद लिली जेम्स का अंडरवियर सामने आया। आज लिली जमेश ने सफेद रंग का अंडरवियर पहना हुआ था। अपने सामने मौजूद दुर्लभ संसाधनों को देखकर मयंक भाटिया को अचानक समझ में आ गया। कोई आश्चर्य नहीं कि उसकी पीठ इतनी असहज महसूस कर रही थी। तो यही कारण था। मयंक भाटिया जीभ से बंधे हुए थे। लिली जमेश, आप वास्तव में सपाट स्तनों के साथ एक पेशेवर कलाकार कहलाने के लायक हैं। हालांकि हेरोमान्स भी एक गरीब कलाकार था। क्या ऐसा हो सकता है कि वे एक ही थे? समाज वास्तव में भयावह था। जैसे ही मयंक भाटिया सोच रहे थे, अस्पताल के शिक्षक आए और मयंक भाटिया को लिली जमेश को ऊपर उठाने में मदद करने के लिए कहा। फिर उसने लिली जेम्स के सीने पर स्टेथोस्कोप लगा दिया। थोड़ी देर बाद वो राहत महसूस कर रही थी और मयंक भाटिया को याद दिलाया, ये एक हल्का हीट स्ट्रोक होना चाहिए। सौभाग्य से आपने उसे समय पर यहां भेज दिया, अन्यथा ये अधिक गंभीर होगा। मैं उसके लिए बाद में कुछ दवा ढूंढूंगा। याद रखें, भविष्य में उसे बाहर न ले जाएं। आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें। शिक्षक। मयंक भाटिया ने उनका शुक्रिया अदा किया। मयंक भाटिया को लिली जमेश को नीचे रखते देख अस्पताल के शिक्षक ने उसे अनुभवी लहजे में व्याख्यान दिया। हालांकि मैं समझता हूं कि आप छात्र युवावस्था के विद्रोही चरण में प्रवेश कर चुके हैं और उत्साह का पीछा करना पसंद करते हैं। याद रखें कि इतनी गर्मी के दिन में अपनी प्रेमिका को धूप में न आने दें। शिक्षक, यदि आप अपने छात्रों को इस तरह पढ़ाते हैं, तो वे गंदे राक्षस बन जाएंगे। मयंक भाटिया अवाक थे कि उन्होंने अनजाने में दोष ले लिया था। वो समझाने के लिए बहुत आलसी था। इसलिए उसने कहा, शिक्षक, चूंकि अब कोई समस्या नहीं है, मैं कक्षा में वापस जाऊंगा।
आप अपने ऊपरी शरीर को उजागर करके कक्षा में वापस जा रहे हैं। तुम सही हो। मयंक भाटिया को अचानक याद आया कि उन्होंने शर्ट नहीं पहनी थी। वह संभवतः इस तरह की बेशर्म नजर से कक्षा में वापस नहीं जा सकता था। असहाय होकर वो अस्पताल में कुर्सी पर वापस बैठ गया। इसे भूल जाओ, मैं दोपहर के लिए कक्षा छोड़ दूंगा। मैं बस अपने दांत पीसकर कल मोहिनी सिंघानिया की लोहे की मुट्ठी की सजा सहूंगा। एक पल रुको, मेरे पास यहां एक स्कूल यूनिफॉर्म है। यदि आपको कोई आपत्ति नहीं है तो आप इसे पहन सकते हैं। शिक्षक, मुझे मत बताओ कि वर्दी तुम्हारी है? मयंक भाटिया ने आश्चर्य से पूछा। आपको महिलाओं के कपड़े पसंद हैं? बिल्कुल नहीं। मयंक भाटिया ने अपनी आंखें घुमाई। वो विकृत नहीं था। अगर यह इस शिक्षक की महिला वर्दी होती तो वह इसे नहीं पहनता। आश्चर्यचकित मत होइए। ये एक पुरुष छात्र द्वारा छोड़ा गया था जो अस्पताल में आया था। ये आपके लिए थोड़ा छोटा हो सकता है, लेकिन आप अभी भी इसे पहन सकते हैं। तो मैं समारोह में खड़ा नहीं होऊंगा। शिक्षक की सफाई सुनने के बाद मयंक भाटिया ने राहत की सांस ली और उसे कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद दिया। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि अस्पताल में यह सुंदर शिक्षक वास्तव में एक अच्छा इंसान था। अन्यथा वो नहीं जानता कि क्या करना है। कुछ ही समय बाद अस्पताल के शिक्षक ने लिली जमेश को 4 ड्रिप पर रखा और अलमारी से एक बहुत साफ वर्दी पाई। उसने उसे मयंक भाटिया को दिया और कहा, ले लो। धन्यवाद शिक्षक, मैं इसे धोकर कल तुम्हें भेज दूंगा। मयंक भाटिया ने उनका शुक्रिया अदा किया और वर्दी पहन ली। हालांकि ये थोड़ा छोटा था, कम से कम उसे टॉपलेस होने की जरूरत नहीं थी। इससे उसे काफी परेशानी से बचाया जा सके। जब वह कक्षा में लौटा तो कक्षा का अंत हो चुका था। मयंक भाटिया जब कक्षा में लौटे तो उनके सहपाठियों ने उन्हें अजीब तरह से देखा। कुछ लड़कियां एक साथ इकट्ठी भी हुई और एक दूसरे से फुसफुसाई। कभी कभी वे उस पर नजर डालते थे। क्या चल रहा है? सच कहूं तो मयंक भाटिया को हमेशा से ओटाकू रहने का एहसास पसंद नहीं आया। वो भौहें चढ़ाकर अपनी सीट पर लौट आया। वो मेज पर लेट गया और आराम करने लगा। छत से नीचे कूदना और एरिरी को छत से नीचे ले जाना, यहां तक कि उसके शरीर के साथ भी उसे संभालना थोड़ा ज्यादा था। सौभाग्य से दोपहर में कोई मोहिनी सिंघनिया कक्षा नहीं थी। वो इसे एक नींद की कक्षा के रूप में भी मान सकता है। मुंबई, नवी मुंबई, डेंकी मुख्यालय। दोपहर में गर्म गर्मी के मौसम ने लोगों के लिए अपनी जलन को दबाना मुश्किल बना दिया। सौभाग्य से संपादक का कार्यालय वातानुकूलित था। एकोरस कगुरा मेज पर लेटा हुआ था। अपनी खूबसूरत आंखों से उसके सामने कोला के गिलास को घूर रहा था। वह इस बात पर विचार कर रही थी कि क्या उसके शरीर में जुनून को बेहतर ढंग से मुक्त करने के लिए इसमें कुछ बर्फ के टुकड़े जोड़े जाएं। कागुराज़ाका, आपकी एक्सप्रेस डिलीवरी। इस समय छोटे काले बालों वाली एक लंबी और परिपक्व महिला, एकोरस कगुरा के समान काली वर्दी पहने हुए और बौद्धिक सुंदरता की भावना देते हुए, एक्सप्रेस डिलीवरी को एकोरस कगुरा के सामने रखा और मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद मरियम। एकोरस कागुरा सीधा हो गया, उसकी बाहों को पार किया और उसके सामने छोटे बालों वाली सुंदरता को देखा और उसे धन्यवाद दिया। उसके सामने डेंकी के एक संपादक थे जिनका नाम मरियम था, क्योंकि वह सबसे अधिक बिकने वाले लव मेट्रोनोम सहित कई सबसे अधिक बिकने वाले हल्के उपन्यासों के लिए जिम्मेदार थी। डेंकी में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों ने उन्हें ग्रुप 2 का उप संपादक बना दिया। कहा जा रहा था कि उन्हें जल्द ही चीफ एडिटर के पद पर प्रमोट किया जा सकता है। आपका स्वागत है। मुझे हाल ही में हस्ताक्षरकर्ताओं से प्रस्तुतियां प्राप्त हुई है और देखा कि आपके लिए एक ईमेल था, इसलिए मैं इसे वापस ले आया। मरियम उसके सामने बैठ गई, मेज पर दस्तावेजों का ढेर रखा, उदासीन एकोरस कागुरा को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, कागुराज़ाका, तुम इतने उदासीन क्यों दिखते हो?
क्या ऐसा हो सकता है कि आपके पास अधिक लेखक हो? इन दिनों इन लेखकों की समस्याओं को हल करने के कारण मैं दिन में केवल 2 घंटे सो सकता हूं। लेकिन वास्तव में उन लेखकों को एक साथ जोड़ा गया है जो मिस माचिडा के लव मेट्रोनोम के रूप में अच्छे नहीं हैं। एकोरस कागुरा ने मेज पर एक्सप्रेस डिलीवरी दस्तावेज उठाया और उसे खोलते समय शिकायत की। ये उसी के बारे में है। क्या सेंशो मुराकामी की फैंटेसी कस्ट स्वॉर्ड लीजेंड और लव मेट्रोनोम की बिक्री उसी के बारे में नहीं है? यदि ये जारी रहता है कागुराज़ाका, तो आप देरसबेर समूह 1 के उप संपादक बन जाएंगे। मरियम ने अपना हाथ लहराया और हंसते हुए कहा, मिस मरियम, आप एक हैं। जब काशिको की नई किताब जारी होगी तो आप मुख्य संपादक भी बन सकते हैं। एकोरस कागुरा ने मुस्कुराते हुए प्रशंसा की। काशिको अपनी उत्कृष्ट बिक्री के कारण डेंकी का केंद्र बन गया था। उनका मानना था कि मरियम को सबसे अधिक बिकने वाली लेखिका बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा और काशिको एक योग्य मुख्य संपादक बन गए। शिकाचान, भले ही मैं उससे आग्रह करूं, उसने अभी भी अपनी नई किताब लिखना समाप्त नहीं किया है। उनके व्यक्तित्व के साथ मुझे नहीं पता कि वह किस तरह का उपन्यास लिखेंगी। मरियम ने अपने हाथ फैलाए और फूट फूट कर मुस्कुराई। शायद ये लव मेट्रोनोम की बिक्री को पार कर सकता है। मुझे ऐसी ही उम्मीद है। उन दोनों ने आपसी चापलूसी का एक विशिष्ट दौर समाप्त किया। एकोरस कागुरा आखिरकार खांसने लगे और गंभीर अभिव्यक्ति के साथ हल्के उपन्यासों के विकास के बारे में बात करने लगे। हालांकि मैं वास्तव में कुछ सबसे अधिक बिकने वाले लेखकों को विकसित करना चाहता हूं। हल्के उपन्यास हाल ही में अधिक से अधिक क्लिच होते जा रहे हैं। मुझे वास्तव में यह पसंद नहीं है कि वे सभी एक जैसे कैसे हैं। क्या ये एसीजी संस्कृति की लोकप्रियता के कारण है कि हल्के उपन्यास केवल व्यवसायकृत साहित्य बन सकते हैं, जिससे हल्के उपन्यास पतित हो जाते हैं? अगर ऐसा चलता रहता है तो यह ऑनलाइन साहित्य से अलग नहीं है। ये सच है। मुझे पहले ही 1 दर्जन से अधिक उपन्यास मिल चुके हैं जो लव मेट्रोनोम की शैली की नकल करते हैं। मरियम यूको कड़वाहट और असहाय होकर मुस्कुराई। कुछ लोगों ने पाठकों को आकर्षित करने के लिए काशिको जैसे अपने स्वयं के कलम नाम भी दिए या लव मेट्रोनोम की शुरुआत की नकल की। जब कोई उपन्यास कुछ हद तक लोकप्रिय हो जाता है तो स्वाभाविक रूप से कई नकल करने वाले होंगे जो इस प्रवृत्ति का पालन करते हैं। यहां तक कि अगर हम उन्हें एक मसौदा नहीं देते हैं तो अन्य प्रकाशक पैसे के लिए इसके लिए सहमत होंगे। एकोरस कागुरा ने अपना सिर हिलाया। वास्तव में एकोरस कागुरा लंबे समय से इन्हीं उपन्यासों से थक गया था। वो हल्के उपन्यास समुदाय के बारे में भी चिंतित थी। इस युग में हल्के उपन्यासों की लोकप्रियता ने पहले ही पूरी दुनिया को प्रभावित किया था। स्वाभाविक रूप से अनगिनत हल्के उपन्यास लेखकों का जन्म हुआ। उनमें से ऐसे लोग थे जिन्होंने आधे रास्ते में हार मान ली, वे जो अपने छिद्रों को भरे बिना चले गए, वे जिन्होंने दयनीय पाठकों को अपने छेद में रोते हुए छोड़ दिया, और वे जो पाठकों की टिप्पणियों को बर्दाश्त नहीं कर सके और चले गए। हालांकि वह केवल कुछ वर्षों के लिए एक संपादक रही है। कागुराज़ाका ने कई प्रकार के लेखकों को देखा है। इसलिए श्रृंखला प्रतिक्रियाओं की इस श्रृंखला से बचने के लिए कई लोगों ने प्रवृत्ति का पालन करने वाले कार्यों को लिखना चुना। उदाहरण के लिए, जिन पाठकों को फैंटेसी कर्स स्वॉर्ड लीजेंड पसंद आया, वे पाठकों को आकर्षित करने और पैसा कमाने के लिए समान शैली वाली किताबें लिखेंगे। ऐसे बहुत कम उपन्यास थे जिन्हें अपने व्यक्तित्व के साथ लिखा जा सकता था। ये सोचकर एकोरस कागुरा मदद नहीं कर सका, लेकिन मयंक भाटिया द्वारा लाए गए त्वरित दुनिया के बारे में सोच सके। इस काम ने आज हल्के उपन्यासों के विकास के प्रति उनके दृष्टिकोण को तोड़ दिया है। वो नहीं जानती थी कि जब यह अनोखा उपन्यास जारी होगा तो कितना लाभ कमाएगा। काओरू कागुराज़ाका ने आह भरी और दस्तावेज निकाला। जब उसने इसे खोला और सामग्री देखी तो वो बहुत खुश हुई। ये वो दस्तावेज था जिस पर मयंक भाटिया ने हस्ताक्षर किए थे। साथ ही साथ वर्ड ऑफ एक्सेलरेशन की बात की कहानी भी थी।
एकोरस कागुरा मदद नहीं कर सका, लेकिन अनुवर्ती कथानक का दस्तावेज निकाला और इसे ध्यान से पढ़ा। अद्भुत, वास्तव में अद्भुत। एकोरस कागुरा उत्साह से भरी थी क्योंकि उसने त्वरित दुनिया के निम्नलिखित कथानक को पढ़ा। सबसे पहले वह थोड़ी चिंतित थी कि एक नए लेखक के रूप में, मयंक भाटिया के रूप में, भले ही वह एक अनोखी शुरुआत लिखते, उनके लिए निम्नलिखित कथानक को नियंत्रित करना मुश्किल होगा। लेकिन त्वरित दुनिया के निम्नलिखित कथानक को देखते हुए यह खींचा नहीं गया, बल्कि कदम दर कदम आगे बढ़ा। उनके वर्षों के संपादन अनुभव के साथ समग्र स्थिति के ढहने की कोई संभावना नहीं थी। अगर मयंक भाटिया ने यह नहीं कहा होता कि यह धारावाहिक था, तो एकोरस कागुरा ने वास्तव में सोचा होता कि मयंक भाटिया ने उसे देने से पहले पांडुलिपि लिखना समाप्त कर लिया था। इस समय एकोरस कागुरा प्रकाश उपन्यास की दुनिया में एक नए सितारे के उदय को देखने में सक्षम लग रहा था। कागुराज़ाका, आपको खुश करने के लिए क्या हुआ? मरियम यूको मदद नहीं कर सकी, लेकिन कागुराज़ाका से पूछी, जो मुस्कुराते हुए दस्तावेज को देख रहा था। कुछ नहीं। कुछ समय के लिए एकोरस कागुरा स्वाभाविक रूप से मरियम यूको को ये नहीं बताएगी कि उसे एक ऐसे उपन्यास का सामना करना पड़ा है जो हल्के उपन्यास की दुनिया को प्रभावित कर सकता है। हालांकि वह और मरियम अच्छे दोस्त थे, लेकिन एक ही कंपनी में हमेशा कुछ प्रतिस्पर्धा होती थी। वर्तमान में मरियम यूको लव मेट्रोनोम और उच्च बिक्री वाले कुछ अन्य उपन्यासों के कारण समूह 2 की उप मुख्य संपादक बन गई थी, लेकिन वह अभी भी सिर्फ एक संपादक थी। 2 परिपक्व महिलाओं के रूप में जो लगभग एक ही उम्र की थी, एक ही हेयर स्टाइल थे और लगभग एक ही उम्र की थी। एकोरस कागुरा स्वाभाविक रूप से मरियम यूको से हारना नहीं चाहते थे। इसके बारे में सोचने के बाद एकोरस कागुरा ने मरियम यूको को अलविदा कहा और मयंक भाटिया के हल्के उपन्यास की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने मयंक भाटिया के हल्के उपन्यास का एक हिस्सा, हे रोमांस, सेंसी के ईमेल पर भेजा और ईमेल में अपना नाम जोड़ा। उसे उम्मीद थी कि हे रोमांस, सेंसी त्वरित दुनिया के लिए कुछ चित्र बनाने के लिए सहमत होगा। कंपनी में एक नवागंतुक के रूप में मयंक भाटिया के लिए पहला प्रचार प्रसिद्ध कलाकार, हे रोमांस, सेंसी होगा। जब तक लोग चित्रों द्वारा हल्के उपन्यास की ओर आकर्षित होंगे, तब तक मयंक भाटिया एक निश्चित मात्रा में लोकप्रियता को आकर्षित करने में सक्षम होंगे। इसके बाद उन्हें डेंकी से जल्द मयंक भाटिया की एक्सरेटेड वर्ल्ड की सिफारिश करने की आवश्यकता थी। कागुरा काका, हमने पहले ही अगले सप्ताह की सिफारिश और इस महीने रिलीज होने वाले उपन्यासों पर फैसला कर लिया है। यदि आप अचानक एक नया प्रकाश उपन्यास जोड़ते हैं, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ उपन्यासों को बीच में ही बदल देंगे? डेंकी के मुख्य संपादक के कार्यालय में 40वें वर्ष का एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति मुख्य संपादक के कार्यालय में बैठा था, जो उसके सामने खड़ा एकोरस कागुरा को देख रहा था। मुख्य संपादक, मेरा सुझाव है कि हम उन हल्के उपन्यासों को एक तरफ रखते जो प्रवृत्ति का पालन करते हैं और क्षमता के साथ नए कार्यों को पोषित करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। एकोरस कागुरा ने एक्सलरेटेड वर्ल्ड की मूल पांडुलिपि पकड़ते हुए कहा। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने भौहें सिकोड़ ली और कहा, नवागंतुकों के काम। आजकल नवागंतुकों का काम या तो प्रवृत्ति का अनुसरण कर रहा है या प्रवृत्ति का अनुसरण कर रहा है। उन्हें बदलने का कोई मतलब नहीं है ना? नहीं। एकोरस कागुरा ने अपना सिर हिलाया और एक्सेलरेटेड वर्ल्ड की पांडुलिपि मुख्य संपादक को सौंप दी और कहा, मुख्य संपादक, कृपया पहले इस हल्के उपन्यास को पढ़ें और फिर तय करें कि यह अगले सप्ताह की सिफारिश के योग्य है या नहीं। त्वरित दुनिया। अधेड़ उम्र के आदमी ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। सच कहूं तो हल्के उपन्यासों के कई विषय पहले ही लिखे जा चुके थे और एक अद्वितीय विषय या शैली के साथ एक उपन्यास को देखना मुश्किल था। पुस्तक का नाम त्वरित दुनिया मुख्य संपादक को स्थानांतरित कर दिया, जिनके पास 10 वर्षों से अधिक का अनुभव था। एक पल की चुप्पी के बाद
उन्होंने पांडुलिपि खोली और पढ़ना शुरू किया। उद्योग में एक वरिष्ठ मुख्य संपादक के रूप में वह स्वाभाविक रूप से पहले कुछ हजार शब्दों में किसी पुस्तक की सफलता या विफलता का निर्धारण नहीं करेंगे। वह ब्लैक स्नो गर्ल की उपस्थिति तक त्वरित दुनिया को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ता था। पूरा कथानक अचानक रुचि से भर गया और शुरुआत में उदास कथानक जारी होने लगा। इसके बाद तियान चंचल के धीरे धीरे मजबूत होने की कहानी थी और पहली लड़ाई का बहुत शानदार ढंग से वर्णन किया गया था। ये युवा है। पूरे 30 मिनट तक पढ़ने के बाद मुख्य संपादक आहे भरने के अलावा कुछ नहीं कर सके। अंत में, हालांकि इस तरह की कहानी सरल थी, इसे पढ़ने से उसे, जो 40 से अधिक वर्षों तक जीवित थे, को खून उबलने का एहसास हुआ। जिसके बारे में बोलते हुए हल्के उपन्यासों का हर पाठक खुद को पात्रों के स्थान पर रखना पसंद करता है। हल्के उपन्यास पसंद करने वाले ज्यादातर लोग 30 साल से कम उम्र के हैं। जब तक एक हल्के उपन्यास में एक उत्कृष्ट चरित्र है, ये कुछ पाठकों को आकर्षित कर सकता है। एक्सेलरेटेड वर्ल्ड का हर किरदार बेहद पसंद करने योग्य है और एक हल्के उपन्यास में लोकप्रिय नहीं होना मुश्किल है। मुख्य संपादक, आप। एकोरस कागुरा ने मुख्य संपादक की ओर देखा, जो त्वरित दुनिया का मसौदा पकड़े हुए था, और आश्चर्य से पूछा, क्या आपका मतलब है कि आप सहमत हैं? वास्तव में ये मुख्य संपादक डेंकी के नए मुख्य संपादक थे। एकोरस कागुरा इस मुख्य संपादक के व्यक्तित्व के बारे में बहुत स्पष्ट नहीं था और वह नहीं जानती थी कि यह संपादक उसकी राय से सहमत होगा या नहीं। ठीक है, मैंने पिछली व्यवस्था को पलटने और वर्ल्ड ऑफ एक्सेलरेशन को सिफारिश स्थल पर रखने का फैसला किया है और जितनी जल्दी हो सके इस पुस्तक के प्रकाशन से संपर्क करें। मुख्य संपादक ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। कागुरा-जासान, ईमानदारी से कहूं तो आपकी तरह हल्के उपन्यासों के वर्तमान विकास के बारे में मेरी बहुत सारी राय है। मुझे उम्मीद है कि हम भविष्य में भी साथ काम करना जारी रख सकते हैं। एकोरस कागुरा को उम्मीद नहीं थी कि नए प्रधान संपादक से बात करना इतना आसान होगा। यहां तक कि उसने सीधे तौर पर उसकी तारीफ भी की। वो तुरंत मुस्कुराई और बोली, धन्यवाद प्रधान संपादक, मैं और अधिक मेहनत करूंगा। ठीक है, तो जितनी जल्दी हो सके इस पुस्तक के लेखक से संपर्क करें और इस पुस्तक को प्रकाशित करवाएं। मैं इस पुस्तक की बिक्री देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता। हाँ, मुख्य संपादक मयंक भाटिया सेंसेई, आपके काम को डेंकी ने मंजूरी दे दी है। अगले सप्ताह इसकी सिफारिश की जाएगी और प्रकाशन की व्यवस्था की जाएगी। पेटू विभाग में मयंक भाटिया ने अपना मोबाइल फोन निकाला। जब उसे यह संदेश मिला तो वह मदद नहीं कर सका, लेकिन खुश महसूस कर सका। ऐसा लगता है कि वर्ल्ड ऑफ एक्सेलरेशन को संपादकीय विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया है। वास्तव में यह मयंक भाटिया की उम्मीदों के भीतर भी था, लेकिन वह ये भी जानते थे कि एकोरस कागुरा के प्रयासों को शामिल किया जाना चाहिए। उसने अपना मोबाइल फोन निकाला और जल्दी से जवाब टाइप किया, आपको परेशान करने के लिए क्षमा करें संपादक कागुरा-जासान। यह अब स्कूल के बाद पेटू डिपार्टमेंट क्लब गतिविधि थी। क्योंकि कुछ समय हो गया था, कई छात्र खाने और अपनी क्लब गतिविधियों की तैयारी करने के लिए पेटू विभाग में आए थे। जैस्मिन एयर ने अपने माथे पर पसीना पोंछा, पके हुए व्यंजनों की एक प्लेट लेकर बाहर चली गई और उसे मेज पर रख दिया। उसने मयंक भाटिया की ओर देखा, जो मुस्कुराते हुए अपना मोबाइल फोन पकड़े हुए था, और पूछा, क्या कुछ खुश है? ये सिर्फ हल्के उपन्यास के बारे में है। मयंक भाटिया ने सिर हिलाया। उसे लगा कि उसके पास कुछ रहस्य होने चाहिए। जैसे ही उपन्यास प्रकाशित होने वाला था, वह आशिना को दिखावा नहीं कर सका। कम से कम उसे एक प्रति देने से पहले इसके प्रकाशित होने तक प्रतीक्षा करें। ओह,